मेरी माँ सारा पैसा अपनी तीनों बहनों में बांट देती है, लेकिन मुझे एक पैसा भी नहीं देती। जिस पर पैसे बांटने के अगले ही दिन वह मुझे अचानक से कॉल करती है, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, ठीक है ना। यह सुनकर मैं दिल में ही स्नीर करता हूँ। ये तो साफ था कि अब पैसा खत्म हो चुका है और अब उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उनका बुढ़ापा संभाले। जिस पर उसके बोलना पूरा करने से पहले ही मैं सीधे उसे बीच में रोक देता हूँ। मॉम, मैंने एक हाई एंड नर्सिंग होम से कांटेक्ट कर लिया है। 20,000 युआन हर महीने का है। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। जिस पर सिंस बड़ी बहन और बाकी दोनों ने सारा पैसा ले लिया है तो यह खर्चा भी वही लोग उठाएंगी, इसलिए उन्हें बोल दो कि तुम्हें वहां छोड़ आएं। फोन के दूसरी तरफ अचानक से सन्नाटा छा जाता है, जिस पर इतने सालों में पहली बार मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी पुलिस की इंस्टेंट डेथ वाली साइलेंस सुन रहा हूँ। इतने सालों तक मैं एक बेवकूफ की तरह जीता रहा था। मैं इस फैमिली का इकलौता बेटा था और उनकी नजरों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी। मैंने एक बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर एक बड़े सिटी में मेहनत करके जॉब करता था। मेरे पास हाउस भी था, कार भी थी और साल की सैलरी 1 मिलियन तक पहुंचती थी। जिस पर बड़ी बहन ने जब हाउस खरीदा था तब 2 लाख युआन कम पड़ रहे थे और वह पैसा मैंने दिया था। फिर दूसरी बहन के बच्चे का एडमिशन एक की हाई स्कूल में होता है और वहां के 1.5 लाख युआन स्पॉन्सरशिप फी भी मैंने ही पे किया था। इसके बाद तीसरी बहन एक स्टोर खोलती है, लेकिन उसमें 3 लाख युआन का लॉस हो जाता है, जिस पर वह गड्ढा भी मैंने ही भरा था। मेरी माँ हर कुछ दिनों में मुझे कॉल करती थी। कभी कहती थी कि यहाँ तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहती थी कि वहां पैसों की जरूरत है, जिस पर हर बार मैं बिना एक शब्द बोले सीधे पैसा ट्रांसफर कर देता था। मैं सोचता था कि मैं इस फैमिली का पिलर हूं, वह सब लोग मेरी मेहनत देखते हैं और मेरी माँ, जिसे मेरा सबसे ज्यादा दर्द होता है, वह हमेशा अपने इकलौते बेटे से प्यार करती होगी। लेकिन कल वह 6 करोड़ का पैसा मेरे चेहरे पर पड़े 6 करोड़ थप्पड़ों जैसा लगता है, जिस पर मुझे पहली बार समझ आता है कि उनकी नजरों में मैं बस एक एटीएम था जिससे जितना चाहो उतना पैसा निकाला जा सकता है। मैं फोन के दूसरी तरफ उसकी तेज और दबाई हुई सांसें सुन सकता था। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वह बेटा, जो हमेशा उसकी हर बात मानता था, उससे इस तरह बात करेगा। जिस पर मैं चुपचाप उसकी जोरदार चीख, गुस्से या इमोशनल ब्लैकमेल का इंतजार करता रहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ सेकंड बाद सामने से फोन काट दिया जाता है, जिसके बाद सिर्फ बीप की आवाज आती रहती है। मैं अपना फोन उठाता हूँ, कॉल लॉग को एक बार देखता हूँ और फिर उस नंबर को, जिसे मैं इतने सालों से जानता था, सीधे ब्लैकलिस्ट में डाल देता हूँ। फोन काटने के बाद मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा सुकून फील होता है जैसे कई सालों से मेरे दिल पर रखा हुआ कोई बड़ा पत्थर आखिरकार हट गया हो। जिस पर स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है और मेरी वाइफ फेंगिया हाथ में एक कप हॉट टी लेकर अंदर आती है। वह मुझे देखकर पूछती है, किसका कॉल था? आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे कल वाले पैसों की बात और अभी अभी हुई फोन कॉल के बारे में बता देता हूँ। लेकिन वह ना गुस्सा होती है और ना ही सरप्राइज होती है। वह बस धीरे से सांस छोड़ती है और फिर कहती है, मुझे पहले से अंदाजा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। ठीक है, अगर रिश्ता टूटना है तो टूटने दो, तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर मेरा दिल गर्म हो जाता है, जिस पर मुझे पहली बार लगता है कि अगर जिंदगी में ऐसी वाइफ साथ हो तो इंसान कुछ भी झेल सकता है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद मेरा फोन फिर से रिंग करने लगता है। कॉल बड़ी बहन का था। जैसे ही मैं फोन उठाता हूँ वह गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है, झोरान, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मॉम से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? उन्हें नर्सिंग होम भेज दोगे? तुम सोच भी कैसे सकते हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। जिस पर मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, नर्सिंग होम में प्रोफेशनल्स उनका ख्याल रखेंगे। ये ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? वह तुम्हारी माँ है। बड़ी बहन जोर से चिल्लाती है, उनका बुढ़ापा संभालना एक बेटे की जिम्मेदारी होती है। यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ। अच्छा, जब तुमने 2 करोड़ युआन का डेमोलिशन मनी लिया था तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि बेटे की भी कोई जिम्मेदारी होती है? मॉम ने सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया, अब जिम्मेदारी भी तुम लोग ही उठाओ। दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पैसा भी तुम लोग रखो और काम भी मैं करूं। झोरान, मत भूलो तुम इस घर के इकलौते बेटे हो। जिस पर मैं ठंडे स्वर में जवाब देता हूं, तो क्या सिर्फ बेटा होने की वजह से मैं तुम लोगों के हाथों पूरी जिंदगी निचोड़ा जाता रहूं? सुन लो, कल से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह कहकर मैं फोन काट देता हूं, लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीतते और एक दूसरा अननोन नंबर फिर से कॉल करता है। इस बार दूसरी बहन जो हुई थी। जैसे ही मैं फोन उठाता हूँ वह तुरंत बोलना शुरू कर देती है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मॉम ने हमें पालने में कितनी मेहनत की है। हाँ, बहुत मेहनत की है, मैं शांत आवाज में कहता हूँ। इसीलिए उन्होंने खुद के लिए 65 लाख युआन रखे और बाकी सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। जिस पर झो हुई तुरंत कहती है, वह इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों से प्यार है और वह तुम्हारी भी फिक्र करती हैं। और मेरी? मैं धीरे से पूछता हूँ, तुम एक बड़े आदमी हो, तुम्हारी साल की इनकम 1 मिलियन है, तुम्हें पैसों की क्या कमी? जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ। मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मुझे उस दिल की परवाह है जो हमेशा से एक तरफ झुका हुआ था।
झो हुई, अपने बड़े बड़े डायलॉग्स अपने पास रखो, अब इनका मुझ पर कोई असर नहीं होता। वह गुस्से में कहती है, तुम मॉम का दिल तोड़ दोगे। जिस पर मैं धीरे से जवाब देता हूँ, जब उन्होंने फैसला किया कि मुझे एक पैसा नहीं मिलेगा, उसी दिन मेरा दिल टूट गया था। यह कहकर मैं फिर से फोन काट देता हूँ। इसके बाद तीसरी बहन जो यान का कॉल आता है। वह हमेशा से सबसे ज्यादा गुस्सैल थी और इस बार भी वह खुद को रोक नहीं पाती। जैसे ही फोन कनेक्ट होता है, वह जोर जोर से गालियां देना शुरू कर देती है। जोरान, तुम एक फाइट आइड वुल्फ हो। इंटरनेट पर दो बातें क्या सुन ली? अपनी माँ को ही भूल गए? उन्होंने तुम्हें बेकार में पाला। इतने सालों की तुम्हारी ह्यूमैनिटी क्या कुत्ते के पेट में चली गई? अगर तुम मॉम को अपने घर नहीं लाए तो हम तुम्हारी कंपनी में आएंगे, वहां तमाशा करेंगे और तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे। यह मेरी अपनी बहन थी। जब उसे मुझसे पैसा चाहिए होता था तब मैं उसका सबसे अच्छा भाई होता था, लेकिन अब सिर्फ इसलिए कि मैं आगे भी उनका काऊ और हॉर्स बनकर काम करता रहूं, वह मुझे थ्रेट तक देने लगती है। जिस पर मुझे साफ समझ आ जाता है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। फोन पर दी गई धमकियां उनके लिए काफी नहीं होंगी। वह लोग जरूर मेरे घर आने वाले हैं। और फिर अगले ही शाम डोरबेल बजती है। मैं कैट आई से बाहर देखता हूँ, जिस पर दरवाजे के बाहर 4 लोग खड़े नजर आते हैं। पूरा परिवार एक साथ आया था और सबके चेहरों पर बनावटी दुख और शिकायत साफ दिखाई दे रही थी, जैसे मैं ही कोई सबसे बड़ा गुनहगार था। मैं लिविंग रूम में अपनी बेटी के साथ खेल रही फेंग या से कहता हूँ, तुम लेले को लेकर रूम में चली जाओ, दरवाजा लॉक कर लेना और बाहर मत आना। जिस पर फेंग या चुपचाप सिर हिलाती है और अपनी बेटी को गोद में लेकर बेडरूम में चली जाती है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और फिर दरवाजा खोल देता हूँ। दरवाजा खुलते ही 4 लोग बाढ़ की तरह अंदर घुस आते हैं। सबसे आगे मेरी माँ चल रही होती है और घर के अंदर आते ही वह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें बड़ा किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने कैसा नालायक बेटा पैदा किया है? जिस पर बड़ी बहन तुरंत बोल पड़ती है, अच्छा हुआ कि तुम्हें अभी भी दरवाजा खोलना आता है। मुझे तो लगा था कि अब तुम्हें अपनी माँ भी नहीं चाहिए। फिर दूसरी बहन कहती है, तुम्हारी माँ बस गुस्से में थी, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियस नहीं बची? मैं उनकी बातों और शोर को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ। मैं धीरे से किचन में जाता हूँ, अपने लिए एक गिलास पानी भरता हूँ और आराम से पानी पीने लगता हूँ। जिस पर वह देखते हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा तो उनका शोर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पूरा लिविंग रूम उनकी चीखों, तानों और इल्जामों से भर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे 4 लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हों। और फिर जब काफी देर तक चिल्लाने की वजह से उनकी आवाज थोड़ी बैठने लगती है, तब मैं धीरे से अपना पानी का ग्लास नीचे रख देता हूँ। ग्लास सामने रखी ग्लास टी टेबल से टकराता है और एक साफ सी आवाज आती है, जिस पर पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो जाता है। 4 लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं अपने पास वाले ड्रॉर से एक नोटबुक और एक पेन निकालता हूँ और फिर उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, जब आज सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो चलो हिसाब कर लेते हैं। 2010 में बड़ी बहन ने हाउस खरीदा था। तब डाउन पेमेंट में थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे और उसने मुझसे 1 लाख युआन लिए थे। उस वक्त कहा गया था कि ये पैसे उधार हैं, लेकिन आज तक वापस नहीं मिले। फिर 2012 में दूसरे जीजा का बिजनेस में लॉस हो गया था। उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत थी, जिस पर मैंने 1.5 लाख युआन दिए थे और वह पैसे भी कभी वापस नहीं आए। इसके बाद 2014 में तीसरी बहन ने एक शॉप खोलने की बात की थी। तब मैंने उसे 2 लाख युआन स्टार्टअप मनी के तौर पर दिए थे, लेकिन बाद में शॉप बंद हो गई और वह पैसे भी खत्म हो गए। और 2015 से लेकर पिछले साल तक मॉम अलग अलग बहानों से मुझसे 4 लाख युआन से ज्यादा ले चुकी हैं, जिस पर मैंने कभी एक शब्द तक नहीं कहा। मैं नोटबुक में यह सब लिखता जाता हूँ। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन उस शांत पड़े लिविंग रूम में मेरा हर एक शब्द बहुत साफ सुनाई दे रहा होता है, जिस पर धीरे धीरे उनके चेहरों का रंग बदलने लगता है। पहले उनके चेहरे पर गुस्सा था, फिर वह बेचैनी में बदलता है और अब वहां सिर्फ शर्म और घबराहट बचती है। मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम लोगों ने 6 करोड़ युआन का पैसा बांट लिया और मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग मुझे ही नालायक और बेकार बेटा बोल रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि यह सही है? बहुत आसान बात है, जिसने पैसा लिया है वही जिम्मेदारी भी उठाएगा। मॉम के पास खुद 65 लाख युआन है और तुम तीनों बहनों के पास 2-2 करोड़ युआन है। इतना पैसा काफी है कि वह अपना बाकी का बुढ़ापा आराम से निकाल सकें। तुम लोग चाहो तो मॉम को अपने घर रख सकती हो या फिर चाहो तो उन्हें नर्सिंग होम भेज सकती हो। खर्चा तुम लोग आपस में डिसाइड कर लेना। बस ये एग्रीमेंट साइन कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा और तुम लोग भी मेरी जिंदगी में दखल मत देना। यह कहकर मैं एग्रीमेंट और पेन उनके सामने कॉफी टेबल पर रख देता हूँ, जिस पर 4 लोग उस एग्रीमेंट को ऐसे देखने लगते हैं जैसे उनके सामने कोई भयानक मॉन्स्टर खड़ा हो। बड़ी बहन झो मिंग के होंठ कांपने लगते हैं। वह मुझे देखकर कहती है, तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, रिश्ता तुम लोगों ने पहले ही तोड़ दिया था। जिस पर अब तक चुप बैठी मेरी माँ अचानक सिर उठाती है और सीधे मेरी तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं होते, वहां अब सिर्फ गुस्सा और नफरत बची होती है। वह मुझे घूरते हुए कहती है, झोरान, बाद में पछताना मत। तुम उस पैसे के 1 पैसे के भी लायक नहीं थे। मॉम की यह बात मेरे दिल में किसी जहरीली सुई की तरह चुभ जाती है। मैं उसकी तरफ देखकर धीरे से पूछता हूँ, क्यों? मैं लायक क्यों नहीं हूँ? मैंने ऐसा क्या किया है? जिस पर वह अचानक चिल्लाकर कहती है,
तुम अपने दिल में नहीं जानते क्या तुम्हारे बाप की मौत की वजह तुम नहीं थे? यह सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे जोरदार धमाका होता है। डैड की मौत, यह बात मेरे दिल का वह जख्म थी जो कभी नहीं भर पाई। और इसी फैमिली में यह एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में पिछले 10 सालों में कभी कोई बात नहीं करता था। जब मैं हाई स्कूल के तीसरे साल में था तब डैड की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह स्काफोल्डिंग से नीचे गिर गए थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वह वापस कभी नहीं आए। उस साल जैसे मेरी पूरी दुनिया टूट गई थी। मॉम हर दिन रोती रहती थी। मेरी तीनों बहनें भी दिन भर उदास रहती थीं और मैं खुद को अपने रूम में बंद कर लेता हूँ। मैं 3 दिन और 3 रात तक ना कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ। मैं गॉड से नफरत करता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक से नफरत करता हूँ, पूरी दुनिया से नफरत करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद से नफरत करता हूँ क्योंकि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन डैड घर पर थे और वजह मैं था। उस दिन मेरे हाथ में मैथ्स का फेल हुआ पेपर था। मुझे घर जाने से डर लग रहा था जिस पर मैं देर तक बाहर ही घूमता रहता हूँ। जब रात हो जाती है तब डैड मुझे ढूंढने के लिए अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाहर निकलते हैं। वह हर जगह मुझे ढूंढते फिरते हैं और तभी उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट से फोन आता है। वहां कुछ सामान आया था जिसे उतारना था और उसके बदले डबल सैलरी मिलने वाली थी। डैड कुछ देर के लिए रुकते हैं लेकिन फिर वह मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचते हैं, मेरे फ्यूचर के खर्चों के बारे में सोचते हैं और फिर वह वहां चले जाते हैं जिस पर उसके बाद वह कभी वापस नहीं आते। यह बात मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई थी और यही वजह थी कि मैं इतने सालों तक पागलों की तरह पैसा कमाता रहा ताकि मैं इस फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। मुझे लगा था कि वह सब लोग यह बात समझते हैं। मुझे लगा था कि वह भी मेरी तरह इस दर्द को अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज इसी पल वह लोग मेरे सबसे गहरे जख्म को फिर से खोल देंगे। डैड उस कंस्ट्रक्शन साइट पर किसके लिए गए थे? अगर तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे जुटाने की जरूरत ना होती तो क्या वह इतनी मजबूरी में वहां जाते? हाँ, लेकिन हम तीनों बहनों ने भी तो तुम्हें आराम से पढ़ने देने के लिए सैक्रिफाइस किया था। जिस पर बड़ी बहन बोलती है, जैसे ही मैंने हाई स्कूल खत्म किया मैं बाहर काम करने चली गई। फिर दूसरी बहन उसकी बात पकड़ते हुए कहती है, हम तीनों ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा था। जिस पर मॉम फिर से रोना शुरू कर देती है। तुम्हारे डैड जब जा रहे थे तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखना। उन्होंने कहा था कि तुम जो फैमिली की आखिरी उम्मीद हो। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था और मैंने वह प्रॉमिस पूरा भी किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुम एक व्हाइट आइड वुल्फ निकले। अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं और तुम सब कुछ भूल गए। उनकी बातें मेरे ऊपर किसी सोड की तरह गिरती रहती हैं। हर शब्द ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में घुस रहा हो। मैं सामने खड़ी उन 3 औरतों को देखता हूँ जिन्हें मैं इतने सालों से अपना फैमिली समझता था। उनके चेहरों पर दुख और इल्जाम दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ लालच और हिसाब किताब चमक रहा था। जिस पर मुझे आखिर समझ आता है कि उनके दिल में डैड की मौत कभी एक्सीडेंट थी ही नहीं। उनके लिए वह मेरी ओरिजिनल सिन थी। इतने सालों से मैं जो कुछ भी करता रहा वह फैमिली लव नहीं था, वह सिर्फ एक तरह का प्रायश्चित था। मैंने जो पैसा उन्हें दिया वह मेरे प्यार की वजह से नहीं था, उनके हिसाब से वह उनका हक था। अब जब उन्हें 6 करोड़ युआन मिल गए हैं तो उन्हें लगता है कि वह पैसा डैड ने अपनी जान देकर कमाया था और मैं जो उनके हिसाब से गुनहगार हूं उस पैसे का एक युआन भी डिजर्व नहीं करता। उनके लिए वह पैसा उनका हक है क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक सैक्रिफाइस किया था। क्या कमाल का लॉजिक है, क्या अजीब सेल्फ हाइपोनोसिस है जिस पर मैं हंसने लगता हूं। पहले हल्का सा स्नीयर मेरे चेहरे पर आता है और फिर वह हंसी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि मैं खुद उसे रोक नहीं पाता। मेरी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंजने लगती है और वह इतनी अजीब और कड़वी लगती है कि सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं। जिस पर बड़ी बहन मुझे घूरते हुए पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं धीरे से उसकी तरफ उंगली उठाता हूँ। मेरी आंखों के कोने गीले हो चुके थे लेकिन मैं फिर भी हंस रहा था। फिर मैं धीरे धीरे उठता हूँ और कदम कदम करके मॉम के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं उसकी तरफ ऊपर से देखते हुए पूछता हूँ, जब डैड की मौत हुई थी तब कंस्ट्रक्शन साइट से कितना कंपेंसेशन मिला था? यह सुनते ही मॉम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं, उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। जिस पर मैं खुद ही बोलना शुरू कर देता हूँ। कुल 3 लाख युआन मिले थे। 15 साल पहले वह बहुत बड़ी रकम थी। और फिर उस पैसे का क्या हुआ? मेरी 4 साल की कॉलेज फीस और लिविंग एक्सपेंसेस मिलाकर मुश्किल से 50,000 युआन खर्च हुए। बाकी के 2.5 लाख युआन। बड़ी बहन की शादी हुई तो तुमने उसे 80,000 युआन दिए। दूसरी बहन की शादी हुई तो उसे भी 80,000 युआन दिए। और फिर तीसरी बहन का बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर 50,000 युआन लेकर भाग गया, जिस पर वह पैसे भी तुमने दिए। और आखिर में जो 40,000 युआन बचे तुमने कहा था कि वह अपने बुढ़ापे के लिए रखोगी। मैं धीरे से कहता हूँ, सही कह रहा हूं ना? जिस पर मॉम का पूरा शरीर कांपने लगता है। तीनों बहनों के चेहरे भी एकदम खराब हो जाते हैं। मैं फिर धीरे से बोलता हूँ, मैंने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि वह डैड की आखिरी निशानी थी। तुम उनकी वाइफ थी, तुम्हें उस पैसे पर पूरा हक था। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए
तुम्हारे इस इकलौते बेटे के लिए थोड़ा सा गिल्ट जरूर होगा, लेकिन अब लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ था। तुम्हें कभी कोई गिल्ट नहीं था, उल्टा तुमने सारी गलती मेरे सिर पर डाल दी। डैड की मौत का सहारा लेकर तुमने मुझे सालों तक इमोशनली ब्लैकमेल किया और फैमिली लव के नाम पर मुझे बार बार निचोड़ती रही। मैं मॉम की तरफ देखकर कहता हूँ, जो शुयुन, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या तुम डैड के सामने खुद को सही साबित कर सकती हो? क्या तुम सच में माँ कहलाने के लायक हो? मेरी हर बात किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर पड़ती है और आखिरकार वह टूट जाती है। वह अचानक सिर उठाती है और पागलों की तरह मेरी तरफ झपट पड़ती है। वह मेरा चेहरा नोचने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन मैं पहले से तैयार था, जिस पर मैं पीछे हट जाता हूँ। वह सीधे खाली जगह में गिरते गिरते बचती है, जिस पर तीसरी बहन झो यान तुरंत उसे पकड़ लेती है। लेकिन अगले ही पल झो यान खुद मेरी तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर पूरा मामला एकदम फाइट में बदल जाता है। लेकिन मैं उन पर हाथ नहीं उठाता। मैं बस ठंडे चेहरे के साथ उन्हें देखता रहता हूँ। मैं उन्हें उस घर में पागलों की तरह चिल्लाते और टूटते हुए देखता हूँ, जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, जिस पर वह मुझे किसी सर्कस के क्लाउन जैसे लगने लगते हैं। तभी पीछे से फेंक या की आवाज आती है, बस अगर तुम लोगों ने और तमाशा किया तो मैं सीधे पुलिस को कॉल कर दूंगी। यह सुनते ही चारों लोग एकदम रुक जाते हैं। फेंक या की आवाज जैसे पूरे लिविंग रूम पर ठंडे पानी की बाल्टी फेंक देती है। मॉम और तीनों बहनें उसकी तरफ घूर कर देखने लगती हैं। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत और सीधी रहने वाली फेंक या वादिना पातन नेत्र आज इतनी स्ट्रांग बनकर सामने खड़ी होगी। फेंक या उनकी तरफ देखकर कहती है, ये मेरा घर है और तुम लोग यहाँ वेलकम नहीं हो। मैंने अभी तक तुम लोगों की सारी बातें सुनी हैं। तुम लोग मेरे हस्बैंड पर इल्जाम लगा रही हो। जिस पर वह चारों एकदम चुप हो जाते हैं। मैं फेंक या की तरफ देखता हूँ और मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फील होने लगती है। इतने सालों में उसने बहुत कुछ सहा था। हर बार जब मॉम और मेरी बहनें कोई नई डिमांड लेकर आती थीं, तब भी वह कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे बुरा न लगे। लेकिन आज वह आखिरकार चुप नहीं रहती, क्योंकि इस बार उन्होंने उसकी आखिरी लिमिट पार कर दी थी। वह मेरे हस्बैंड को चोट पहुंचा रहे थे, वह उसके फैमिली को तोड़ रहे थे। जिस पर फेंक या की बात सुनकर तीसरी बहन जो यान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह चिल्लाकर कहती है, ये हमारे जो फैमिली का मामला है, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? तुम तो आउटसाइडर हो। जिस पर फेंक या बिना डरे जवाब देती है, मेरी शादी जोहरान से 8 साल पहले हुई थी। मैं इस घर की मिस्ट्रेस हूँ और तुम सब तो शादी करके अपने अपने घर जा चुकी हो, फिर भी मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई लेकर अपने घर चला रही हो। अब बताओ आउटसाइडर कौन है? यह सुनते ही जैसे उनकी आखिरी बची हुई इज्जत भी खत्म हो जाती है। दूसरी बहन झो हुई का चेहरा लाल और सफेद पड़ने लगता है और झो यान गुस्से में अपने पैर पटकने लगती है। जिस पर झो यान आगे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अगर वह और बोलती तो बात और भी गंदी हो जाती। मेरी माँ जोशियू बस फेंक या को खाली नजरों से देखती रहती है और फिर मेरी तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ शौक और यकीन न होने वाला भाव होता है। उसकी नजरों में बहू का मतलब हमेशा एक ऐसी औरत था जो चुपचाप सब सहती रहे, मेहनत करे और कभी जवाब ना दे। जिस पर उसने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि फेंक या उसके सामने खड़ी होकर उसी के लिविंग रूम में उसे इतने सख्त शब्दों में जवाब देगी। फिर पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। करीब 2 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता, जिस पर मैं धीरे से बोलना शुरू करता हूँ और उस दम घोंटने वाली चुप्पी को तोड़ देता हूँ। एग्रीमेंट टेबल पर रखा है, अगर तुम लोग इसे साइन कर देते हो तो हम अभी भी रिश्तेदार रहेंगे, लेकिन अगर साइन नहीं किया तो फिर हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में मैं अभी जो भी हिसाब बताया है उसका एक एक रिकॉर्ड निकालूंगा। हर ट्रांसफर का प्रूफ मेरे पास है। जो 8,50,000 युआन मैंने दिए थे उसे मैं प्राइवेट लोन साबित करके तुम लोगों पर केस कर सकता हूँ और तब तुम लोगों को सिर्फ पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, इतने सालों का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारा है। मेरी यह बात जैसे उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ देती है, जिस पर पहली बार उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। उनकी नजरों में बेटे का पैसा फैमिली का पैसा था और फैमिली का पैसा मांगना उनका हक था। लेकिन अब जब वह मेरी आंखों में देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा और पहली बार वह सच में डर जाते हैं, क्योंकि अगर मामला कोर्ट तक गया तो उन्हें ना सबूतों से न सिर्फ इतने सालों में लिया हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा, बल्कि रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के सामने उनकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। जिस पर बड़ी बहन जो मिंग और दूसरी बहन जो ह्यूई एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उनकी आंखों में डर, झिझक और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। फिर मॉम कांपते हुए हाथों से एग्रीमेंट उठाती है। वह काफी देर तक उस पर लिखे हुए काले शब्दों को देखती रहती है और फिर दांत भींचकर धीरे से कहती है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसका हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दांतों के बीच से निकाल रही हो। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, जोरान तुम बहुत बेरहम निकले। जिस पर वह पेन उठाती है और एग्रीमेंट पर अपना नाम लिख देती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस साइन में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। इसके बाद बड़ी बहन, दूसरी बहन और तीसरी बहन भी एक एक करके आगे आती हैं। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें अब जान ही ना बची हो और फिर वह भी चुपचाप एग्रीमेंट पर अपना नाम लिख देती हैं। मैं उन 4 साइंड एग्रीमेंट्स को देखता हूँ, लेकिन मेरे दिल में जीत जैसा कुछ भी फील नहीं होता, बस एक बहुत गहरा दुख फील होता है।
30 साल से ज्यादा पुराना यह रिश्ता पैसों और लालच के सामने एक कागज की तरह कमजोर निकलता है और फिर एक झटके में सब खत्म हो जाता है। मैं दांत भींचकर सिर्फ एक शब्द कहता हूँ, निकल जाओ, जिस पर वह चारों लोग बिना कुछ बोले शर्म और गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। जब मॉम दरवाजे तक पहुंचती है तो वह अचानक रुक जाती है, फिर वह पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी जैसे वह मुझे जहर पिला दे, लेकिन उस नजर में कुछ अजीब भी था। ऐसा लग रहा था जैसे यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। जिस पर अगले ही पल वह जोर से दरवाजा बंद करके चली जाती है और आखिरकार पूरा घर शांत हो जाता है। फेंक या धीरे से अपना फोन नीचे रखती है और मेरे पास आ जाती है। फिर वह बिना कुछ बोले मुझे पीछे से पकड़ लेती है। मैं अपना सिर उसके कंधे पर रख देता हूँ, जिस पर इतने समय से मैं जो खुद को मजबूत दिखा रहा था वह सब धीरे धीरे टूटने लगता है और फिर मैं एक छोटे बच्चे की तरह चुपचाप रोने लगता हूँ। लेकिन मैं अपने दिल में जानता था यह आखिर नहीं है। मैं अपनी माँ और तीनों बहनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, जिस पर मुझे साफ फील हो रहा था कि अब इससे भी बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर अगले दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचता हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठता हूं, असिस्टेंट श्याओ चेन घबराया हुआ अंदर आता है। मिस्टर जो, नीचे बहुत लोग जमा हो गए हैं। वह लोग बोल रहे हैं कि वह आपके फैमिली वाले हैं और वह रिसेप्शन पर तमाशा कर रहे हैं। यह सुनते ही मेरा दिल एकदम नीचे बैठ जाता है। जिस चीज का डर था आखिर वह हो ही गई। मैं विंडो के पास जाता हूं और नीचे कंपनी के हॉल की तरफ देखता हूं, जिस पर नीचे वही लोग दिखाई देते हैं। मेरी माँ जमीन पर बैठी हुई थी। वह अपनी टांग पर हाथ मार मार कर जोर जोर से रो रही थी। बड़ी और दूसरी बहन उसके दोनों तरफ खड़ी थीं और आसपास खड़े स्टाफ और कस्टमर से कुछ कह कहकर रो रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा शोर झो यान मचा रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा प्रिंटेड पेपर था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, करोड़ों कमाने वाला बेटा जोरान अपनी सगी माँ को घर से निकाल देता है। और सिर्फ वही लोग नहीं थे, वह अपने साथ और भी कई लोगों को लेकर आए थे। कुछ दूर के रिश्तेदार थे, कुछ गांव के लोग थे और कुछ ऐसे पड़ोसी थे जिन्हें बस तमाशा देखना पसंद था। करीब 20-30 लोग कंपनी के गेट पर खड़े थे। यह सब मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी और ज्यादा तैयारी के साथ हुआ था। वह लोग अब पूरी तरह से मुझसे लड़ने उतर आए थे। वह पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करके मुझे दबाना चाहते थे। वह मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहते थे, मेरा करियर बर्बाद करना चाहते थे। जिस पर श्याओ चेन मेरी तरफ देखकर घबराई हुई आवाज में पूछता है, मिस्टर जो, अब क्या करें? पुलिस को कॉल करें क्या? मैं नीचे देखता हूँ और फिर शांत आवाज में कहता हूँ, नहीं, उन्हें जो करना है करने दो। जितना बड़ा तमाशा होगा उतना अच्छा होगा। मेरी बात सुनकर श्याओ चेन एकदम हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिना कुछ समझाए वापस अपनी डेस्क पर जाता हूँ और फिर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर और लीगल डायरेक्टर को कॉल करता हूँ। सिक्योरिटी वालों से बोल दो कि वह उनसे झगड़ा न करें, बस वहां ऑर्डर बनाए रखें। कंपनी की प्रॉपर्टी और स्टाफ की सेफ्टी का ध्यान रखें। जिस पर वह दोनों हैरान जरूर होते हैं, लेकिन फिर तुरंत मेरी बात मानने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मॉम और मेरी बहनों के दिमाग में क्या चल रहा है। उनके हिसाब से मैं एक बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूं और मेरे लिए सबसे जरूरी चीज मेरी इज्जत और मेरा नाम है। उन्हें लगता था कि अगर वह इतना बड़ा तमाशा कर देंगे कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं, तो मैं डरकर उन्हें वापस घर ले आऊंगा। मैं उनकी हर बात मान लूंगा। शायद वह यह भी सोच रहे थे कि मैं वह 65 लाख युआन भी दोबारा उनके बीच बांट दूंगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्हें लगा कि मुझे सबसे ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह है। असल में मुझे यह चेहरा बहुत पहले से नहीं चाहिए था, बल्कि इन्हीं लोगों ने अपने ही हाथों से उसे टुकड़ों में फाड़ दिया था। नीचे कंपनी में जो तमाशा चल रहा होता है उसे देखकर मैं बस यही कहना चाहता था। जिस पर मेरी माँ की एक्टिंग और भी ज्यादा शानदार होती जाती है और वह सांस टूटने तक रोती रहती है, जैसे कि वह किसी भी समय बेहोश हो जाएगी। जिस पर मेरी बहनों के इल्जाम भी और ज्यादा भारी होते जाते हैं और वे खुद को ऐसी छोटी छोटी मासूम लड़कियों की तरह दिखाती हैं जिन्हें एक बेरहम इंसान दबा रहा है। यह देखकर उनके आसपास खड़े लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है और मुझे लेकर उंगलियां उठाने वाली आवाजें और भी तेज होती जाती हैं, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इसके बाद रिपोर्टर्स भी वहां आ जाते हैं और उनके लॉन्ग और शॉर्ट कैमरे मेरी माँ और बहनों की तरफ तने रहते हैं, जिस पर उनके दुख से भरे चेहरे बार बार फ्लैश होते रहते हैं और एक अच्छी तरह से प्लान किया गया फैमिली ड्रामा सबके सामने चलता रहता है। और इस पूरे ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स वही लोग होते हैं, जबकि विलन मैं बन चुका होता हूँ। जिस पर मेरा फोन लगातार बजता रहता है और मेरे सीनियर पार्टनर्स और दोस्त बार बार पूछते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैं किसी का भी कॉल नहीं उठाता, क्योंकि मैं सही समय का इंतजार कर रहा होता हूँ। फिर दोपहर के ठीक 2 बजे इंटरनेट पर यह खबर तेजी से फैलने लगती है कि एक कंपनी एग्जीक्यूटिव ने अपनी मां के साथ बुरा बर्ताव किया है, जिस पर तरह तरह की पोस्ट्स और डिस्कशंस बिना रुके सामने आने लगती हैं।
मेरी फोटोज, मेरी पोजीशन और यहाँ तक कि मेरे घर का एड्रेस भी लोगों के सामने निकाल लिया जाता है, जिस पर मैं इंटरनेट पर सबके लिए एक नालायक बेटा बन जाता हूँ जिसे हर कोई गालियां देता है। और कंपनी के नीचे जमा भीड़ का गुस्सा भी अपनी हद तक पहुंच जाता है। फिर कैमरे की तरफ देखकर मेरी माँ तेज आवाज में चिल्लाती है, तुम्हारा रियल चेहरा बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। जिस पर मैं टेबल पर रखी कुछ फाइल्स उठाता हूँ, अपना सूट ठीक करता हूँ और कंपनी के कॉलीग्स की नजरों के बीच आगे बढ़ता हूँ, जिनमें कुछ लोग मुझे सिंपैथी से देखते हैं, कुछ लोग ताने मारते हैं और कुछ लोग बस क्यूरियोसिटी से मुझे देखते रहते हैं। इसके बाद मैं एलिवेटर में घुसता हूँ और नीचे पहुंचते ही हॉल की सारी आवाजें एक साथ मेरे कानों में गूंजने लगती हैं। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान की नजर अजीब तरीके से मुझ पर टिक जाती है, जिस पर रिपोर्टर्स के कैमरे पहली बार मेरी तरफ घूम जाते हैं। मेरी माँ और बहनें मुझे देखकर पहले तो कुछ सेकंड के लिए चौंक जाती हैं, लेकिन फिर उनके चेहरों पर एक घमंडी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं आखिरकार हार मान चुका हूँ। फिर मैं भीड़ के बीच से चलता हुआ उनके सामने पहुंचता हूँ, लेकिन मैं उनकी तरफ देखता तक नहीं हूँ। जिस पर मैं लीगल स्टाफ के हाथ से एक एम्पलीफायर लेता हूँ और वहां मौजूद सभी जर्नलिस्ट्स और बाकी लोगों की तरफ मुड़ जाता हूँ। मैं इस फैमिली ड्रामा की वजह से पब्लिक रिसोर्सेज खराब होने पर आप सबसे दिल से माफी मांगता हूँ। इसके बाद मैं कहता हूँ, आज मेरी माँ और मेरी तीनों बहनें मुझ पर नालायक बेटा होने का इल्जाम लगा रही हैं और उनकी कुछ बातें सच भी हैं, जैसे कि मैंने सच में अपनी माँ को नर्सिंग होम भेजने की बात कही थी। यह सुनते ही वहां मौजूद भीड़ में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी गलती इतनी आसानी से सबके सामने मान लूंगा। जिस पर मेरी माँ और बहनों के चेहरों पर जीत की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन मैं आसपास हो रही बातों को इग्नोर करता हूँ और आगे कहता हूँ, लेकिन हर चीज का एक कारण होता है और आज मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद सभी मीडिया फ्रेंड्स एक चीज देखें। इतना कहने के बाद मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई यूएसबी ड्राइव का बटन दबा देता हूं, जिस पर मेरे पीछे कंपनी बिल्डिंग के बाहर लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन अचानक से जल उठती है। फिर कल घर में फेंक या द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो उस स्क्रीन पर चलने लगता है। वीडियो में मेरी माँ गुस्से से मुझे घूर रही होती है, जिस पर तीसरी बहन पागलों की तरह चीखती है और मुझे गालियां देती रहती है। वे सब पूरी तरह से पागल नजर आ रही होती हैं और उनका बदसूरत चेहरा HD कैमरा में साफ साफ रिकॉर्ड हो चुका होता है। यह देखकर वहां मौजूद भीड़ पूरी तरह से शांत हो जाती है, लेकिन LED स्क्रीन पर वह वीडियो बार बार चलता रहता है, जिस पर मेरी माँ का गुस्से और नफरत से भरा चेहरा सबके सामने साफ दिखाई देता है। और तीसरी बहन झो यान की तेज और जहरीली आवाज पूरे स्क्वायर में गूंजती रहती है। इसके बाद बड़ी बहन और दूसरी बहन की हरकतें भी स्क्रीन पर दिखती रहती हैं, जिस पर उनके चेहरे, उनकी बातें और उनका लालच बिना किसी कट के सबके सामने आता रहता है। और देखते ही देखते पूरी जगह पर सन्नाटा छा जाता है। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक मेरी तरफ उंगली उठा रहे होते हैं, अब वही लोग एकदम चुप खड़े रहते हैं, जिस पर उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पहले गुस्सा, फिर शक, फिर शौक और आखिर में सिंपैथी और समझ से भरी नजरें उनके चेहरे पर दिखाई देने लगती हैं। यह देखकर रिपोर्टर्स के कैमरे तेजी से घूमने लगते हैं, पहले स्क्रीन की तरफ और फिर मेरी माँ और बहनों की तरफ, जिनके चेहरे अब पूरी तरह से सफेद पड़ चुके होते हैं। वे वहीं खड़ी रह जाती हैं जैसे किसी ने उन पर बिजली गिरा दी हो। उनके चेहरे का खून आंखों के सामने गायब होता जाता है और उनके मुंह खुले रह जाते हैं, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं निकलता, जिस पर उनकी आंखों में सिर्फ डर और यकीन ना कर पाने वाला एक्सप्रेशन दिखाई देता है। शायद उन्हें समझ ही नहीं आता कि घर में हुई बात रिकॉर्ड कैसे हो गई, और उससे भी ज्यादा उन्हें यह समझ नहीं आता कि मैं इतनी बड़ी भीड़ के सामने यह वीडियो चलाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं, क्योंकि उनकी नजरों में मैं हमेशा वही सीधा सादा, सबसे ऑनेस्ट और सबसे अच्छा बेटा था जिसे वे कभी भी दबा सकती थीं। लेकिन आज वही इंसान उनके सारे सच को दुनिया के सामने ला चुका होता है, जिस पर सबसे पहले तीसरी बहन झो यान टूट जाती है और वह तेज आवाज में चीखते हुए कहती है, ये झूठ है, ये फेक है, उसने ये सब खुद बनाया है, मैं उससे नफरत करती हूँ। लेकिन इस समय उसकी आवाज जितनी तेज होती है उतनी ही कमजोर भी लगती है, क्योंकि वहां मौजूद कोई भी इंसान उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वीडियो में हर एक्सप्रेशन, हर हरकत और हर आवाज इतनी रियल होती है कि कोई भी एक्टिंग उसे कॉपी नहीं कर सकती। उनके दिल की नफरत और पागलपन साफ दिखाई देता है। मैं उसकी इस आखिरी कोशिश को भी इग्नोर कर देता हूँ, जिस पर मैं अपने ब्रीफकेस से कुछ और डॉक्यूमेंट्स निकालता हूँ और मीडिया की तरफ देखकर कहता हूँ, और यह वे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने इतने सालों में अपनी माँ और तीनों बहनों को दिए हैं। इन सब की टोटल अमाउंट 8,50,000 युआन है और हर ट्रांसफर का बैंक रिकॉर्ड और टाइमिंग इसमें मौजूद है। इसके बाद मैं एक और डॉक्यूमेंट उठाता हूं और कहता हूं, और यह पुराने घर का डेमोलिशन एग्रीमेंट है, जिसमें साफ लिखा है कि उस घर के बदले मिलने वाली टोटल अमाउंट 6.5 मिलियन युआन थी। यह वो फैमिली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट है जिस पर कल मेरी माँ और मेरी तीनों बहनों ने साइन किया था। इसमें साफ लिखा है कि डेमोलिशन मनी मिलने के बाद सारा पैसा तीनों बेटियों में बांट दिया गया था
और माँ जो शियू की देखभाल की जिम्मेदारी भी तीनों बेटियां मिलकर उठाएंगी। जहां तक उनकी इस बात का सवाल है कि मैंने माँ को घर से निकाल दिया, तो मॉम, मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या मैंने कभी ऐसा एक शब्द भी कहा था? अगर आपने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा, तो क्या मैंने कभी आपको उंगली तक लगाई थी? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप और मेरी बहनें मेरे घर से निकल जाएं, क्योंकि आप लोग मेरे घर आकर शोर मचा रही थीं और यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठा रही थीं, जिस पर मेरी माँ का चेहरा एकदम बदल जाता है। वह अपने होंठ इतनी जोर से भींचती है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, और भीड़ में खड़े लोग आपस में धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देते हैं, जिस पर पब्लिक ओपिनियन का पूरा रुख एकदम पलट जाता है। अभी तक जो सिंपैथी मेरी माँ और बहनों को मिल रही होती है, वह सब इन पक्के सबूतों के सामने खत्म हो जाती है। अब वहां मौजूद हर इंसान मेरी तरफ देखने लगता है, और जितनी बातें, ताने और गालियां अभी तक मुझे मिल रही थीं, अब वही सब मेरी माँ और बहनों की तरफ जाने लगती हैं। वे चारों उन निगाहों और बातों से घिर जाती हैं और वहां से निकलने की कोशिश करने लगती हैं, क्योंकि अब उनके पास शर्म से सिर छुपाने की भी जगह नहीं बचती। लेकिन तीसरी बहन जोयान अभी भी आखिरी कोशिश करती है। वह जोर से चिल्लाकर कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने ऐसा कोई एग्रीमेंट कब देखा था? यह कहकर वह मेरी तरफ दौड़ती है और मेरे हाथ से डॉक्यूमेंट्स छीनने की कोशिश करती है, जिस पर मेरे आसपास खड़े लीगल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत उसे रोक देते हैं। फिर मैं उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखकर कहता हूँ, जोयान, इस एग्रीमेंट पर तुम चारों के साइन हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिग्नेचर फेक हैं, तो हम अभी फॉरेंसिक टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम पब्लिक में झूठ बोलकर मुझ पर इल्जाम लगाती हो, तो तुम्हें पता है उसका क्या रिजल्ट होगा। मेरी यह बात सुनते ही तीसरी बहन की सारी अकड़ एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि वह डर जाती है। वह मेरी आंखों में देखती है और उसे समझ आ जाता है कि मैं सच में कुछ भी कर सकता हूँ। और जो मेरी माँ अब तक चुप खड़ी थी, वह इतनी बेइज्जती और इतने बड़े झटके को सह नहीं पाती, जिस पर उसका दिमाग पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं, उसके पैर कमजोर पड़ जाते हैं और वह सीधा पीछे की तरफ गिर जाती है। यह देखकर तीनों बहनें जोर से चीखती हैं और तुरंत उसे संभालने के लिए भागती हैं, जिस पर वहां का पूरा माहौल एकदम क्योटिक हो जाता है। रिपोर्टर्स तुरंत आगे भागते हैं और कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगती है। लेकिन मैं ये सब बिना किसी रिएक्शन के देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे उन पर जरा भी तरस नहीं आता। यह सब उन्होंने खुद किया था। जब उन्होंने मुझे इस्तेमाल करके अपना मतलब निकालने की कोशिश की थी, तभी उन्हें सोच लेना चाहिए था कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आगे आते हैं और वहां का माहौल संभालने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ जाती है, जिस पर मेरी माँ को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है और मेरी तीनों बहनें, जो पूरी तरह हार चुकी होती हैं, चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। और इसी के साथ यह बड़ा तमाशा खत्म हो जाता है। भीड़ धीरे धीरे वहां से चली जाती है और रिपोर्टर्स भी अपनी मनचाही खबर लेकर खुश होकर वहां से निकल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन मैं जानता हूं कि आज के बाद सब कुछ बदल चुका है। मेरा जो सो कॉल्ड घर था, वह आज पूरी तरह टूट चुका है और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। जब मैं वापस ऑफिस पहुंचता हूं, तो वहां मौजूद हर कोलीग मुझे अलग नजरों से देख रहा होता है। किसी की नजर में सिंपैथी होती है, किसी की नजर में रिस्पेक्ट, और कुछ लोग मुझसे थोड़ा डर भी रहे होते हैं। लेकिन कोई भी मेरे पास आकर बात करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि शायद किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि हमेशा शांत और डिसेंट दिखने वाला मिस्टर जो फैमिली मैटर को इतनी सख्ती और इतनी बेरहमी से हैंडल करेगा। फिर थोड़ी देर बाद कंपनी के सीईओ मिस्टर वांग मुझे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मुझे लगता है कि वह कंपनी की इमेज खराब होने की वजह से मुझे डांटेंगे, लेकिन वह सिर्फ मुझे पानी की एक बोतल देते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें सही पहचाना था, तुम एक कैपेबल इंसान हो। फैमिली मैटर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तो तुम उसे भी हैंडल करना जानते हो। इसे जल्दी खत्म करो और अपने काम पर असर मत पड़ने दो। जिस पर मैं कहता हूँ, थैंक यू मिस्टर वांग, मैं समझ गया। मिस्टर वांग के ऑफिस से बाहर निकलते ही मेरे दिल पर रखा हुआ एक बड़ा बोझ उतर जाता है, क्योंकि अब मुझे फील होता है कि वर्क प्लेस उतना खराब नहीं है जितना मैं सोचता था। जब तक तुम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। बस तुम्हें चीजों को सही तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, और मैंने वही किया था। इसके बाद अगले कुछ घंटों में इंटरनेट पूरी तरह फट पड़ता है। कंपनी के नीचे जो कुछ हुआ था, वह काउंटलेस मीडिया चैनल्स पर दिखाया जाता है और वह HD वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल जाता है, जिस पर पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह मेरी तरफ आ जाता है और सारी गालियां मेरी माँ और बहनों को मिलने लगती हैं। नेटिजन्स उन्हें साल की सबसे घटिया फैमिली मेंबर का टैग दे देते हैं और गुस्से में लोग उनके नाम, वर्क प्लेस और यहाँ तक कि उनके मोबाइल नंबर्स तक इंटरनेट पर डाल देते हैं, जिस पर उनके पास हजारों कॉल्स और अब्यूसिव मैसेजेस आने लगते हैं, जैसे बर्फ की तरह हर तरफ से उन पर सब कुछ गिर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ मुझे इंटरनेट पर एक ऐसे इंसान की तरह दिखाया जाता है जो कई सालों तक अपनी फैमिली से दबा रहा, लेकिन आखिर में उसने हिम्मत करके उनके खिलाफ खड़ा होना चूज किया। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक ही रात में लाखों फॉलोअर्स आ जाते हैं और हजारों लोग मेरे सपोर्ट में कमेंट्स करने लगते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लॉयर्स भी खुद मुझसे कांटेक्ट करते हैं
और कहते हैं कि अगर मुझे जरूरत हो तो वे मुझे फ्री लीगल हेल्प देंगे। मैं जानता हूं कि पब्लिक ओपिनियन की यह लड़ाई मैं जीत चुका हूं और मैंने इसे पूरी तरह जीता है। जब मैं शाम को घर वापस आता हूं तो फांग्या और उसकी बेटी लेले मेरा इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही मैं अंदर आता हूं फांग्या मुझे जोर से हक कर लेती है और कहती है, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे, जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूं और मेरे दिल की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। फिर लेले दौड़कर मेरे पास आती है और मेरे पैर पकड़कर कहती है, डैड, क्या आपने उन बैड गाइज को भगा दिया? क्या अब वो हमें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे? रात में मैं और फांग्या बेड पर लेटे होते हैं और आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर फांग्या थोड़ी परेशान होकर मुझसे पूछती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो लोग फिर कोई नई ट्रिक ट्राई करेंगे, जैसे कि लेले के किंडरगार्टन जाकर वहां तमाशा करना? मुझे अब समझ आता है कि यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। मैं बस खुद को और कंपनी को बचाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस अभी भी मेरी वाइफ और मेरी बेटी हैं। चिंता मत करो, कल मैं सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट करूंगा। वो तुम्हें और लेले को 24 घंटे प्रोटेक्शन देंगे और मैं किंडरगार्टन में भी बात कर दूंगा ताकि हमारे अलावा कोई भी लेले को टच न कर सके। मैं उनकी हद अब अच्छी तरह समझ चुका हूं। पैसे के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और मैं उन्हें दोबारा तुम्हें हर्ट करने का एक भी मौका नहीं दूंगा। जिस पर फांग्या चुपचाप सिर हिलाती है और मेरे सीने से लग जाती है। लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल चैन की नींद नहीं आती। मैं सपने में अपने पापा को देखता हूँ। वह हमेशा की तरह चुपचाप मुझे देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं होता, सिर्फ दर्द होता है। अगले दिन मुझे एक अजनबी नंबर से कॉल आता है, जिस पर दूसरी तरफ से एक बूढ़ी और कमजोर आवाज सुनाई देती है। वो मेरी माँ होती है। वह रोते हुए कहती है, माँ से गलती हो गई, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। तुम्हारी बहनों को जॉब से निकाल दिया गया है और उनके घर भी टूट चुके हैं। अब तो हम बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या तुम अपनी माँ को माफ नहीं कर सकते? तुम बस एक स्टेटमेंट दे दो और सबको बता दो कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वरना हम सच में जी नहीं पाएंगे। जिस पर मैं बस ठंडी आवाज में कहता हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है, और फिर मैं फोन काट देता हूँ। मुझे लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। पब्लिक ओपिनियन ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था और अब शायद कुछ समय तक सब शांत रहेगा। लेकिन मैंने उनकी पागलपन को कम समझा था और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत करती है। फिर 3 दिन बाद मैं एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मीटिंग में बैठा होता हूँ। तभी अचानक फांग्या का फोन आता है। उसकी आवाज में इतना डर और रोना होता है जितना मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वह कांपते हुए कहती है, जल्दी घर आओ, मॉम हमारे घर के बाहर गैस सिलेंडर लेकर बैठी है। वह कह रही है कि वह हम सबके साथ मर जाएगी। यह सुनते ही मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। गैस सिलेंडर लेकर सबको उड़ाने की बात, मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाता। क्या कोई माँ सच में ऐसा कर सकती है? मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की फुर्सत नहीं होती। मैं तुरंत कार कीज उठाता हूँ और भागता हुआ बाहर निकल जाता हूँ। मीटिंग वहीं रुक जाती है और मैं जितनी तेजी से हो सकता है एलिवेटर में घुस जाता हूँ। फिर कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर सीधा कार में बैठता हूँ। पूरे रास्ते में एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी भगाता हूँ। मेरे हाथ ठंडे पसीने से भरे होते हैं और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि घर पर अभी क्या हो रहा होगा। फांग्या और लेले कैसी होंगी? मैं बार बार फांग्या को कॉल करता हूँ, लेकिन वह फोन नहीं उठाती, जिस पर डर मेरे दिल को और ज्यादा जकड़ने लगता है। सिर्फ 10 मिनट का रास्ता मुझे कई घंटों जैसा लगने लगता है। जब मैं सोसाइटी के गेट पर पहुंचता हूं तो सिक्योरिटी गार्ड मेरी कार रोक देता है, लेकिन दूर से ही मैं देख लेता हूं कि हमारे घर के नीचे बहुत बड़ी भीड़ जमा है। वहां पुलिस कार्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले से खड़ी होती हैं और पूरे एरिया के चारों तरफ एक लंबी कॉर्डन लगा दी गई होती है, जिस पर मैं तुरंत कार से उतरता हूं और भागता हुआ अंदर जाने की कोशिश करता हूं। मैं चिल्लाकर कहता हूं, मुझे अंदर जाने दो, वो मेरी माँ है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोकते हुए कहता है, सर अंदर जाना डेंजरस है। जिस पर मैं और जोर से कहता हूं, मैं जो हुआ हूं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी अंदर हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आता है और कहता है, मिस्टर जो, प्लीज काम डाउन। आपकी माँ अभी बहुत अनस्टेबल है, उसके हाथ में लाइटर है और कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। वह सिर्फ आपसे मिलना चाहती है। यह सुनते ही मैं भीड़ के बीच से देखने की कोशिश करता हूँ और फिर मुझे वह सीन दिखाई देता है जिसे देखकर मेरा दिल कांप उठता है। हमारे घर के सामने मेरी माँ, जो शिव, जमीन पर बैठी होती है। उसके पास एक बड़ा गैस सिलेंडर रखा होता है। उसका एक हाथ सिलेंडर पर होता है और दूसरे हाथ में वह एक लाल लाइटर पकड़े रहती है। लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं होती, उनमें अब सिर्फ पागलपन होता है। ऐसा पागलपन जो सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे वह सबको अपने साथ नरक में खींच कर ले जाना चाहती हो। और उससे थोड़ी दूर मेरी तीनों बहनें जमीन पर घुटनों के बल बैठी होती हैं। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। असल में वो लोग चाहते थे कि मैं हार मान लूं। वो चाहते थे कि मैं फिर से उन्हें उनके पैसे और फायदे वापस दे दूं, लेकिन वो खुद मरना नहीं चाहती थीं और अब हालात पूरी तरह उनके हाथ से बाहर जा चुके होते हैं। मेरी माँ, जिसे उन्होंने खुद इस हालत तक पहुंचाया था, अब किसी भी समय फटने वाले बॉम्ब की तरह बन चुकी होती है। फिर मेरी माँ अचानक जोर से चिल्लाती है, उस जानवर को यहाँ बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिस पर पुलिस ऑफिसर मेरी तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जो, आपकी माँ की मेंटल कंडीशन अभी बहुत खराब है। हम नहीं चाहते कि आप जाकर उसे और प्रोवोके करें। अगर आपकी कोई बात है तो हम उससे कह सकते हैं। मैं तुरंत पूछता हूँ, मेरी वाइफ और बेटी कहाँ हैं?
क्या वो सेफ हैं? जिस पर वह कहता है, उन्हें पीछे के रास्ते से सेफली बाहर निकाल लिया गया है। आप चिंता मत कीजिए। यह सुनते ही मेरे दिल का आधा बोझ उतर जाता है। जब तक फांगन्या और लेले सेफ हैं तब तक बाकी सब संभाला जा सकता है। फिर मैं पुलिस के हाथ से लाउड स्पीकर लेता हूँ और धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगता हूँ, जिस पर वह मुझे देखते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने इस पूरे फैमिली को खत्म कर दिया। तुमने हमें सबकी नजरों में सड़क का कुत्ता बना दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी पूरी जिंदगी दर्द और राख में जियो। उसकी आंखों में जो पागलपन होता है उसे देखकर मेरी रूह कांप जाती है। तभी मुझे पहली बार समझ आता है कि वह एक्टिंग नहीं कर रही, वह सच में मरना चाहती है और वह चाहती है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे भी अपने साथ खत्म कर दे। फिर मैं अपनी माँ के पीछे घुटनों पर बैठी अपनी तीनों बहनों की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, देख लिया तुम लोगों ने, ये है तुम्हारी अच्छी माँ। 2 मिलियन युआन के लिए तुम लोगों ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया। अब खुश हो तुम लोग? जिस पर झोरान गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तुम वहां खड़े होकर बातें मत करो, अभी तुरंत इंटरनेट पर जाओ और सबको बताओ कि पहले जो कुछ हुआ था वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और तुम हमसे माफी मांगते हो। तुम ही थे जिसने मुझे अंधा समझा और अब तुम चाहते हो कि वो 6.5 मिलियन फिर से निकालूं और दोबारा पूरे फैमिली में बांट दूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना पड़े, चाहे मैं पैसे उधार लूं या यह घर बेच दूं। मैं चाहता हूं कि तुम अभी के अभी हमारे सामने पैसे निकालो, वरना आज हम सब साथ में मरेंगे। आखिरकार उसने अपना असली मतलब बोल ही दिया। इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद भी उसे आखिर में सिर्फ पैसे चाहिए थे। वह सबकी जान का डर दिखाकर मुझे धमका रही थी ताकि मैं उसे पैसे दे दूं, जिस पर मैं हंसने लगता हूं, लेकिन वह हंसी बहुत दर्द भरी होती है। मैं कहता हूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब भी हार मान लूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा इस घर की परवाह है? तो तुम बहुत गलत हो। जिस पल तुम गैस सिलेंडर लेकर मेरे घर के सामने बैठी थी उसी पल से तुम हार चुकी थी, और जिस पल तुमने मेरी वाइफ और बेटी की जान को खतरे में डाला उसी पल से तुम मेरी मां नहीं रही। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक ऐसी औरत हो जो मेरे फैमिली को हर्ट करना चाहती है। मेरी बात सुनकर वह एकदम चुप हो जाती है, जैसे मेरी बात सीधे उसके दिल में जाकर लगी हो, और वहां खड़े बाकी लोग भी शॉक में आ जाते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम क्या कह रहे हो? जिस पर मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं है। अगर यह घर जल जाता है तो मैं दूसरा घर खरीद लूंगा। अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। जब तक मेरी वाइफ और मेरी बेटी सेफ हैं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन आज तुम जो कर रही हो वह पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालने वाला क्राइम है। अगर तुम गिल्टी साबित हुई तो तुम्हें 10 साल से ज्यादा की जेल, उम्र कैद या शायद मौत की सजा भी हो सकती है। जोशुई, क्या तुमने सच में सोच लिया है? सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए और अपने कंट्रोल की भूख के लिए क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? मेरी बात सुनते ही मेरी माँ का चेहरा एकदम उतर जाता है और उसके हाथ में पकड़ा लाइटर हल्का हल्का कांपने लगता है, क्योंकि उसने कभी लॉ के बारे में सोचा ही नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि माँ और बेटे के बीच सिर्फ मॉरलिटी होती है, कानून नहीं। उसे लगता था कि वह जो भी कर रही है वह बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी, और जैसे ही उसका मन डगमगाता है वैसे ही पहले से तैयार खड़े फायर फाइटर्स अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक आदमी उसके हाथ से लाइटर छीन लेता है, दूसरा उसे पकड़ लेता है और बाकी लोग उसे जमीन पर गिरा देते हैं। यह सब इतना जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता और उसी पल पूरा खतरा खत्म हो जाता है। लेकिन मेरी माँ अब भी पागलों की तरह चिल्लाती रहती है। वह किसी जानवर की तरह हाथ पैर मार रही होती है। लेकिन अब सब खत्म हो चुका होता है, क्योंकि अगले ही पल उसकी कलाइयों में ठंडी हैंडकफ्स डाल दी जाती हैं और उसकी आखिरी पागलपन भी उसी के साथ खत्म हो जाती है। मैं अपनी माँ को पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए देखता हूँ और मेरी तीनों बहनें जमीन पर बैठी रो रही होती हैं। लेकिन मेरे दिल में जरा सी भी खुशी नहीं होती, सिर्फ एक खालीपन होता है, क्योंकि आज के बाद यह घर सच में खत्म हो चुका था। इसके बाद पुलिस मुझे स्टेशन लेकर जाती है, लेकिन सस्पेक्ट की तरह नहीं बल्कि विक्टिम की तरह। इंटरोगेशन रूम की सफेद लाइट के नीचे मैं कुर्सी पर बैठा होता हूँ। सामने बैठा पुलिस ऑफिसर मुझे एक कप में गर्म पानी देता है। वह बहुत शांति से कहता है, मिस्टर जो, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हमें आज जो हुआ उसका पूरा स्टेटमेंट चाहिए। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और सुबह से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वह सब बताना शुरू कर देता हूँ। फांगन्या का फोन आने से लेकर मेरे घर भागकर पहुंचने तक और फिर मेरी माँ के साथ हुई सारी बात, मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। लेकिन मेरी आवाज पूरी तरह शांत होती है, जैसे मैं अपनी कहानी नहीं किसी और की कहानी सुना रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर मेरी बात लिखता रहता है और बीच बीच में मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में मेरे लिए थोड़ी सिंपैथी भी होती है। स्टेटमेंट खत्म होने के बाद मैं इंटरोगेशन रूम से बाहर निकलता हूँ, जिस पर कॉरिडोर में लगे कैमरों के पास मुझे मेरी तीनों बहनें दिखाई देती हैं। उन्हें भी पूछताछ के लिए लाया गया होता है। जो अकड़ और घमंड उनके अंदर पहले था, अब उसका नामो निशान नहीं बचा होता। उनके चेहरे पीले पड़े होते हैं और आंखें डर से भरी होती हैं। मुझे देखते ही बड़ी बहन जोमिन धीरे से खड़ी हो जाती है। उसके होंठ हिलते हैं जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मैं उसे एक
मौका भी नहीं देता। मैं बिना उसकी तरफ देखे उनके पास से निकल जाता हूँ, जैसे वो तीनों वहां हैं ही नहीं। यह देखकर उनके चेहरे बदल जाते हैं, पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर नफरत। मैं जानता हूं कि वो क्या सोच रही होंगी। उन्हें लगता होगा कि मैंने, उनके अपने बेटे और भाई ने अपनी मां को जेल भेज दिया। लेकिन वो कभी यह नहीं सोचेंगी कि आखिर मेरी मां को इस हालत तक किसने पहुंचाया, किसने उसे धीरे धीरे पागलपन की तरफ धकेला। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही रात बहुत गहरी हो चुकी होती है। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगती है, लेकिन इतने दिनों में पहली बार मुझे अंदर से हल्का महसूस होता है, जैसे अब सब कुछ साफ हो चुका हो। वहां मेरे लॉयर ब्रदरली पहले से मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, सब हैंडल हो गया है। तुम्हारी मां ने जो किया वह अब सिर्फ फैमिली मैटर नहीं रह गया, उसने पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डाला है। यह बहुत बड़ा क्राइम है और शायद उसे लंबी सजा होगी, क्योंकि किसी की जान नहीं गई और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ, इसलिए शायद उसे मौत की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जो हुआ उसका असर बहुत बड़ा है। मेरा इमेजिन है कि उसे कम से कम 10 साल की सजा जरूर होगी। 10 साल। मैं अपने मन में यही शब्द बार बार दोहराता हूं, लेकिन मुझे न दुख होता है न दर्द। सिर्फ ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म हो चुका है। मेरी मां की बाकी जिंदगी अब जेल की दीवारों के पीछे गुजरेगी और यह रास्ता उसने खुद चुना था। फिर मैं कार में बैठता हूं और फांगनिया को कॉल करता हूं। फोन कनेक्ट होते ही उसकी आवाज सुनाई देती है। वह घबराई हुई पूछती है, तुम ठीक हो ना? जिस पर मैं धीरे से कहता हूं, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। लेले कहाँ है? वह कहती है, लेले सो चुकी है, मेरे पेरेंट्स हमारे पास आ गए हैं। फिर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वह धीरे से कहती है, चलो यहाँ से चले जाते हैं। अभी एक नया घर खरीदते हैं और इस जगह को छोड़ देते हैं। इन सारी बुरी यादों को पीछे छोड़कर हम फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। मैं फोन को काट देता हूँ, जिस पर मैं कार स्टार्ट करता हूँ। फिर कार धीरे धीरे सिटी की तरफ बढ़ती है और कार की विंडो के बाहर हजारों लाइट्स चमकती नजर आती हैं, जो किसी गैलेक्सी की तरह फैलती जा रही होती हैं। यह देखकर मुझे पता होता है कि इस मोमेंट के बाद मेरा उस सो कॉल्ड घर से कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब मेरे सामने सिर्फ मेरी अपनी राह होती है। एक रोड नई जिंदगी की तरफ जाती है और दूसरी रोड किसी अननोन फ्यूचर की तरफ बढ़ती है, जिसके बाद जिंदगी एक रात में फिर से शांत होती हुई लगती है। लेकिन इसके पीछे अभी भी बहुत कुछ बाकी होता है। मेरी मदर को क्रिमिनल केस में पुलिस ने डिटेन कर लिया था, जिस पर अब वही सख्त पनिशमेंट उसका इंतजार कर रही होती है जो पहले मेरी तरफ मोड़ी जा रही थी। और जो रिलेटिव्स हमेशा इमोशनल प्रेशर डालते थे, वो पूरी तरह चुप हो चुके होते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर लगने लगता है। उन्हें डर होता है कि मैं, जो अब किसी को अपना नहीं मानता, कुछ भी कर सकता हूं। जिस पर फेंगिया के पेरेंट्स फेंगिया और लेले को अपने घर वापस ले जाते हैं, ताकि मैं बाकी की चीजों को आराम से हैंडल कर सकूं। इसके बाद मैं अपना करंट हाउस बेचने की तैयारी करता हूं और साथ ही रहने के लिए एक नई जगह ढूंढना शुरू करता हूं, क्योंकि इस बार मैं अपनी वाइफ और डॉटर को एक ऐसा घर देना चाहता हूं जो सच में सेफ और वार्म हो। लेकिन तभी जब मुझे लग रहा होता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने वाला है, तभी मेरी तीनों सिस्टर्स एक बार फिर मेरे सामने आ जाती हैं। हालांकि इस बार वो मेरे घर या ऑफिस नहीं आती हैं, बल्कि वो लॉयर ली के थ्रू मुझे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती हैं। मैं पहले जाने का कोई इरादा नहीं रखता हूं, जिस पर लॉयर ली मुझसे कहता है कि उनका एटीट्यूड इस बार बहुत सिंसियर लग रहा है। शायद वो कंपनसेशन और सेटलमेंट की बात करना चाहती हैं। यह सुनकर सिर्फ इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैं वहां जाने का फैसला करता हूं। फिर जब मैं कैफे में पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वो तीनों पहले से वहां बैठी होती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों में ही वो ऐसी लग रही होती हैं जैसे उन पर 10 साल गुजर गए हों। उनके चेहरे की पुरानी चमक पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। उसकी जगह सिर्फ थकान और टूटापन नजर आता है। उनकी आंखें अंदर धंस चुकी होती हैं और उनके चेहरे पर सिर्फ सुन्नपन दिखाई देता है, जिस पर जैसे ही वो मुझे देखती हैं वो जल्दी से खड़ी हो जाती हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता हूं और जाकर उनके सामने बैठ जाता हूं। लॉयली भी मेरे बगल में बैठ जाता है। फिर बड़ी सिस्टर धीरे धीरे कहती है, झोरान, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमने बहुत गलत किया, हम सब ने गलती की। हमें पैसों के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए था और हमें तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। जिस पर थर्ड सिस्टर जो यान, जो पहले सबसे ज्यादा एरोगेंट रहती थी, अब सिर झुकाकर चुप बैठी रहती है। उसकी उंगलियां नर्वस होकर टेबल के किनारे को कसकर पकड़ रही होती हैं। मैं उनकी हालत देखता हूं, लेकिन मेरे दिल में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं सीधा कहता हूं, तुम लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ यही बोलने के लिए बुलाया है तो मैं अभी जा सकता हूं। यह सुनकर झोरान की बड़ी सिस्टर जल्दी से कहती है, नहीं, हम सच में अपनी गलती मानते हैं। हम वो सारे पैसे वापस देने को तैयार हैं, पूरे 6 मिलियन। हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम सब कुछ तुम्हें दे देंगे। बस तुम पुलिस से कह दो कि हमारी मदर को इस बार माफ कर दें। तुम एक फॉरगिवनेस लेटर लिख दो। फिर वो रोते हुए कहती है, वो बूढ़ी हैं, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती। अगर उन्हें सच में जेल जाना पड़ा तो वो वहां मर जाएंगी। और तभी मुझे समझ आता है कि वो लोग आखिर चाहते क्या हैं। वो लोग पैसों के बदले किसी की फ्रीडम खरीदना चाहते हैं। वही पैसे जो पहले ग्रीड और रिश्वत से भरे हुए थे, अब उसी के बदले वो अपनी मदर की फ्रीडम खरीदना चाहती हैं। जिस पर मैं हंस देता हूं और फिर कहता हूं, बिग सिस्टर, शायद तुमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। मेरी मदर ने कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं किया है। उसने पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ क्राइम किया है। उसने सिर्फ मुझे थ्रेटेन नहीं किया था, उसने उस पूरी बिल्डिंग के लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। फिर मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूं, मेरे एक फॉरगिवनेस लेटर से कुछ नहीं बदलेगा।
कोर्ट अपना फैसला खुद करेगी। यह सुनकर वो घबराकर पूछती है, तो क्या क्या मदर सच में जेल चली जाएंगी? जिसके जवाब में मैं बिना किसी इमोशन के कहता हूँ, हाँ, और वो उसी लायक हैं। जिस दिन वो गैस सिलेंडर लेकर मेरे घर के बाहर बैठी थीं और मेरी वाइफ और डॉटर की सेफ्टी को थ्रेटन कर रही थीं, उसी दिन वो मेरे लिए मर चुकी थीं। इसके बाद मैं अपनी तीनों सिस्टर्स की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, और तुम लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हो। तुम लोगों ने ही उन्हें इस हालत तक पहुंचाया है। जब डेमोलिशन का पैसा मिला था तब तुम सबने पैसे आपस में बांट लिए थे और उनकी जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर डाल दी थी। फिर मैं आगे कहता हूँ, जब मैंने मना किया तब तुम लोगों ने ही उन्हें मेरे कंपनी में जाकर तमाशा करने के लिए उकसाया था। तुम लोगों ने ही उन्हें बार बार मेरे खिलाफ भड़काया था और जब वो मेंटली टूटने लगी थी तब भी तुम लोग उन्हें रोकने की जगह लगातार आग में घी डालते रहे, जिस पर आखिर में उन्होंने वो एक्सट्रीम कदम उठा लिया। और अब तुम चाहती हो कि मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाऊं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह फेयर है? इतना कहकर मैं खड़ा हो जाता हूँ। फिर मैं उनकी तरफ आखिरी बार भी नहीं देखता हूँ और लॉयर ली के साथ कैफे से बाहर निकल जाता हूँ, जिस पर मेरे पीछे से उनकी रोने की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। वो इतनी जोर से रो रही होती हैं कि खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मेरे और उनके बीच आखिरी बातचीत होती है। इसके बाद हमारी जिंदगी फिर कभी एक दूसरे से नहीं टकराती है। फिर 1 महीने बाद मैं अपना हाउस बेच देता हूं और जिस दिन करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है उस दिन मैं अकेला आखिरी बार उस पुराने घर में वापस जाता हूं। घर के सारे फर्नीचर पहले ही हटाए जा चुके होते हैं। अब वहां सिर्फ खाली कमरे, फर्श पर पड़ा बिखरा हुआ सामान और पुरानी मेमोरीज बची होती हैं। मैं इस घर में पूरे 8 साल तक रहा था। मुझे लगता था कि यह मेरी मेहनत का रिजल्ट है, यह मेरी सक्सेस और ग्लोरी की निशानी है। लेकिन अब यह घर सिर्फ झगड़ों, बेट्रेल और दर्द की जगह बन चुका होता है और मेरे दिल में उसके लिए जरा सा भी लगाव नहीं बचा होता। इसके बाद मैं और फेंगिया सिटी के दूसरे साइड में एक बड़ा हाउस खरीदते हैं। वहां का स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी पहले से अच्छा होता है और एनवायरनमेंट भी काफी शांत होता है। लेले बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पास पहली बार अपना एक प्रिंसेस रूम होता है जिसमें बड़ी सी विंडो लगी होती है, और फेंगिया भी खुश होती है क्योंकि अब उसके पास अपना एक स्टडी रूम होता है जिसमें हर समय धूप आती रहती है, जिस पर हमारी जिंदगी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगती है। इसके बाद मेरी मदर का केस जुडिशियल प्रोसेस में एंटर कर जाता है और अब फैसला आने में सिर्फ समय बाकी होता है। फिर मुझे सुनने को मिलता है कि मेरी तीनों सिस्टर्स ने अपना पुराना घर बेच दिया है और वो इस सिटी को छोड़कर कहीं और चली गई हैं। शायद इसलिए क्योंकि अब वो इस शहर में सिर उठाकर नहीं रह सकती थी। लेकिन वो कहाँ गई मुझे नहीं पता, और सच कहूं तो मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब हम दोनों ऐसी 2 सीधी लाइंस बन चुके होते हैं जो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से टकराती हैं और फिर हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। मैं एक दूर डायरेक्शन में भागता हुआ आता हूं और अपने नए घर के सामने रुकता हूं, जिस पर मुझे अचानक अपने पुराने घर की याद आती है। मैं सोचता हूं कि वहां जाकर पापा की छोड़ी हुई कुछ चीजें ले आऊं, क्योंकि वो पुराना घर जिसमें मेरा पूरा बचपन बीता था अब जल्दी ही गिराया जाने वाला होता है। फिर मैं पुराने घर में जाता हूं और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता हूं, जिसके बाद मुझे एक धूल से भरा बॉक्स मिलता है। मैं उसका लॉक खोलता हूं और उसके अंदर पापा की पुरानी चीजें रखी हुई दिखाई देती हैं। कुछ पुराने कपड़े जो इतने धुल चुके होते हैं कि उनका रंग तक उड़ चुका होता है, एक पुराना टंग सी का कप जिसे वो कई सालों से यूज करते आ रहे थे, कुछ मॉडल वर्कर वाले मेडल और उनका फेवरेट चेस पीस। मैं उन चीजों को एक एक करके बाहर निकालता हूं और धीरे धीरे उन पर जमी धूल साफ करने लगता हूं, जिस पर मेरे दिमाग में पुरानी यादें आने लगती हैं। मेरे पापा बहुत कम बोलने वाले इंसान थे। वो अपनी फीलिंग्स कभी वर्ड्स में नहीं बताते थे, लेकिन हमेशा अपने एक्शन से मुझे प्यार फील करवाते थे। वो अपने खुरदरे बड़े हाथों से मेरे लिए एक सुंदर सा एप्पल छीलते थे और जब भी मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता था तो वो चुपके से मुझे साइड में ले जाकर पॉकेट मनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते थे। फिर वो अपनी पुरानी टूटी हुई साइकिल पर मुझे बैठाकर एक गली से दूसरी गली तक घुमाते रहते थे। ये सब सोचते सोचते मेरी आंखें नम होने लगती हैं। मैं धीरे से कहता हूँ, डैड, अगर आप आज यहाँ होते तो ये सब देखकर आपको कितना दुख होता। जिस पर मैं फिर से उस बॉक्स की चीजें ठीक से देखने लगता हूँ और तभी मुझे बॉक्स के नीचे एक हार्ड लेयर दिखाई देती है। मैं उसे काफी जोर लगाकर खोलता हूँ, जिसके बाद उसके अंदर एक ऑयल क्लॉथ में लिपटा हुआ छोटा टिन बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर मेरी सांस रुक जाती है। मैं धीरे से उस टिन बॉक्स को खोलता हूँ। उसके अंदर कोई ज्वेलरी या पैसे नहीं होते। वहां सिर्फ एक पुराना पीला पड़ चुका लेटर और एक फोल्ड किया हुआ डॉक्यूमेंट रखा होता है। फिर मैं सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ और जैसे ही वो मेरे सामने फैलता है मेरी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। उसमें बच्चे के नाम वाली जगह पर मेरा नाम लिखा होता है, जो उरान। फादर के नाम वाली जगह पर जो जियांजुन लिखा होता है, लेकिन मदर के नाम वाली जगह पर जो शुई नहीं लिखा होता। वहां एक ऐसा नाम लिखा होता है जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लिंगहुई। यह देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर के ऊपर कोई जोरदार ठंडर गिर गया हो जिसने मेरी सारी सोच तोड़ दी हो। यह मेरी माँ का नाम नहीं है। इसका मतलब जो शियू मेरी रियल मदर नहीं है, जिस पर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। फिर मैं उस पुराने लेटर को उठाता हूँ। वो लेटर मेरे पापा ने लिंगहुई नाम की उस औरत के लिए लिखा था, या शायद लिखना चाहा था, लेकिन कभी भेज नहीं पाए। उस लेटर की हैंडराइटिंग बिल्कुल वही होती है जिसे मैं बचपन से पहचानता हूँ। उसमें लिखा होता है, आ हुई।
मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ और अनगिरान के साथ बहुत गलत करना पड़ा। शुई को सब पता चल गया था। उसने बहुत हंगामा किया। उसने कहा कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता खत्म नहीं किया तो वो तुम्हारे काम की जगह पर जाकर तमाशा करेगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं बहुत कमजोर निकला, मैं डर गया था, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ने का फैसला कर पाया। लेकिन मैं रन रन को अपने बेटे की तरह पालूंगा। तुम फिक्र मत करना, इस जिंदगी में मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा। एक लेटर के बाद दूसरा लेटर होता है और उन सारे लेटर्स में मेरे पापा की पूरी जिंदगी का पछतावा, डर और गिल्ट भरा हुआ होता है, जिस पर आखिरकार मुझे 30 साल से भी ज्यादा पुराना सच पता चलता है। मैं जो शियू का बेटा था ही नहीं, मैं अपने पापा और किसी दूसरी औरत का बेटा था। जाओ शुई ने मुझे बड़ा जरूर किया, लेकिन उसने कभी मुझे माँ की तरह प्यार नहीं किया। उसने मुझे सिर्फ इसलिए पाला क्योंकि वो मेरे पापा को कंट्रोल करना चाहती थी और मुझे हमेशा एक आउटसाइडर की तरह नफरत करती थी। अब मुझे समझ आता है कि बचपन से उसने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया। अब मुझे समझ आता है कि उसने अपना सारा प्यार सिर्फ अपनी तीनों बेटियों को क्यों दिया। और अब मुझे यह भी समझ आता है कि जब प्रॉपर्टी का पैसा बांटा जा रहा था तब उसने क्यों कहा था तुम 1 रुपया भी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उसके दिल में मैं कभी जो फैमिली का हिस्सा था ही नहीं। मैं उसके लिए हमेशा एक अनवांटेड बच्चा था, एक ऐसा निशान जिससे वो पूरी जिंदगी नफरत करती रही। जिस पर मैं बर्थ सर्टिफिकेट और उन लेटर्स को हाथ में लेकर उस ठंडी सीढ़ी पर बैठ जाता हूँ और मेरी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगते हैं। अब मुझे समझ आता है कि जिस रिश्ते को मैं इतने सालों से बचाने की कोशिश कर रहा था वो शुरू से ही झूठ था। जिस एहसान को चुकाने में मैंने अपनी आधी जिंदगी लगा दी, उसके पीछे इतना दर्दनाक सच छिपा हुआ था। मैं खुद पर हंसने लगता हूँ क्योंकि मैं झुरान हमेशा से एक आउटसाइडर था। मुझे नहीं पता मैं उस सीढ़ी पर कितनी देर तक बैठा रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे टाइम का कोई मतलब ही नहीं बचा हो। फिर मैं अपने चेहरे से आंसू और धूल साफ करता हूँ और उस पुराने घर को आखिरी बार देखता हूँ। वही घर जिसमें मेरे बचपन के सारे डर और बुरे सपने छिपे हुए थे, जिस पर मैं बिना पीछे देखे नीचे उतर जाता हूँ क्योंकि अब यह घर टूट जाना चाहिए और इसके साथ मेरे अतीत की सारी दर्दनाक बातें भी हमेशा के लिए मिट जानी चाहिए। फिर मैं घर से बाहर निकलता हूँ। बाहर की धूप मेरी आंखों में चुभती है। मैं कार स्टार्ट करता हूँ और उस गली से बाहर निकल जाता हूँ जहां मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल बिताए थे। लेकिन मैं अपने नए घर नहीं जाता। मैं कार चलाकर सीधे रिवर के पास पहुंचता हूँ। फिर मैं विंडो नीचे करता हूँ और एक सिगरेट जलाता हूँ, जिस पर सिगरेट का धुआं हवा में धीरे धीरे उड़ने लगता है और उसी के साथ मेरे दिमाग की सारी उलझन भी धीरे धीरे साफ होने लगती है। मैं झो शियू का बेटा नहीं हूँ। यह सच मेरे लिए एक ऐसी की बन जाता है जो मेरे ऊपर पड़े सारे बंधन खोल देता है। अब मैं उसका कुछ भी कर्जदार नहीं हूँ। जिस नर्चरिंग ग्रेस की बात हमेशा की जाती थी वो 30 साल की मेंटल टॉर्चर और खत्म ना होने वाली डिमांड्स के सामने कुछ भी नहीं थी। और वैसे भी इस फैमिली के लिए मैं पहले ही 8,50,000 युआन से भी ज्यादा खर्च कर चुका हूँ। इतना सब कुछ देने के बाद मेरा हर कर्ज बहुत बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता है। कानून के हिसाब से मैं अभी भी उसका अडॉप्टेड सन माना जाता हूँ, इसलिए मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। लेकिन दिल से अब हमारे बीच सिर्फ नफरत बची होती है। जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूँ और लॉयर ली को कॉल करता हूँ। फोन उठते ही मैं पूछता हूँ, ब्रदर ली, केस कहाँ तक पहुंचा? जिसके जवाब में लॉयर ली कहता है, अभी प्रोसेस चल रही है, सारे फैक्ट्स क्लियर हैं और सारे एविडेंस भी पूरे हैं, इसलिए किसी भी तरह का सरप्राइज नहीं होगा। यह सुनकर मैं धीरे से कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ नई चीजें पता चली हैं। मैंने बस उसे वो सब बता दिया जो मुझे अभी अभी पुराने घर में मिला था। जिस पर फोन के दूसरी तरफ लॉयर ली काफी देर तक चुप रहता है। फिर वो धीरे से कहता है, झोरन, तुम ठीक हो? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, मैं ठीक हूँ ब्रदर ली। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, क्या मेरी बर्थ स्टोरी का झो शियू के केस पर कोई असर पड़ेगा या मैं उससे अपना लीगल मदर सन रिलेशन पूरी तरह खत्म कर सकता हूँ? जिस पर लॉयर ली कुछ देर सोचकर कहता है, झोरान, ये मैटर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लॉ के हिसाब से तुम्हारे और झो शियू के बीच एक डी फैक्टो अडॉप्शन रिलेशन बन चुका है। फिर वो आगे कहता है, अगर तुम्हें अपनी रियल मदर का प्रूफ मिल भी गया है और तुम इस रिलेशन को एक तरफा खत्म करना चाहते हो, तब भी यह प्रोसेस बहुत मुश्किल होगा। खासकर अभी जब वो अपने जजमेंट का इंतजार कर रही है, तब कोर्ट को ऐसा लग सकता है कि तुम जानबूझकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हो। जिस पर वो फिर कहता है, लेकिन जो प्रूफ तुमने दिया है उसे जज के सामने स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तरह रखा जा सकता है। इससे यह साबित होगा कि झो शियू ने सालों तक तुम्हारे साथ प्रीडिजिस और मेंटल अब्यूज किया था। हालांकि इससे उसके ऊपर लगा पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालने वाला चार्ज नहीं बदलेगा, लेकिन जब जज पूरा केस देखेगा तब शायद उसे उसके एक्शंस के पीछे का रीजन समझ आए, भले ही वो रीजन कितना भी गलत और बिगड़ा हुआ क्यों ना हो। सीधी बात में इससे रिजल्ट नहीं बदलेगा, लेकिन पूरी स्टोरी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यह सुनकर मैं समझ जाता हूँ। फिर मैं फोन काट देता हूँ और उसी के साथ मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। मैं कानून के हिसाब से उसके नाम को अपनी जिंदगी से पूरी तरह नहीं मिटा सकता था, लेकिन अपने दिल और अपनी दुनिया से मैं उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता था। जिस पर मैं कार घुमाता हूँ और सीधे अपने ससुराल पहुंच जाता हूँ। जैसे ही फेंग या और लेले मुझे देखती हैं, वो तुरंत मेरी तरफ आ जाती हैं। फेंग या पूछती है, तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। जिस पर लेले मेरी आंखों की तरफ देखकर पूछती है, डैड, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ
और कहता हूँ, डैड ठीक है, बस थोड़ा टायर्ड है। लेकिन मैं अपने शरीर को हल्का सा कांपता हुआ फील कर रहा होता हूँ और मुझे पता होता है कि सिर्फ यही जगह है जहां मैं अपना सारा दिखावा उतार सकता हूँ। डिनर के दौरान मैं पूरी तरह खोया हुआ बैठा रहता हूँ। मेरे सास ससुर समझ जाते हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं पूछते। जिस पर फेंक या बार बार मेरी प्लेट में खाना रखती रहती है, उसकी आंखों में सिर्फ चिंता दिखाई दे रही होती है। फिर रात को जब लेले सो जाती है, तब मैं और फेंक या अपने कमरे में वापस आते हैं। मैं दरवाजा बंद करता हूँ और अपने बैग से वो छोटा टिन बॉक्स निकालता हूँ। फेंक या मुझे हैरानी से देखती है और पूछती है, ये क्या है? लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। मैं बस बॉक्स खोलता हूँ और उसके अंदर रखा बर्थ सर्टिफिकेट और वो लेटर्स उसके हाथ में दे देता हूँ, जिस पर फेंक या बेड के पास वाली लाइट में उन्हें धीरे धीरे पढ़ने लगती है। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। सिर्फ पेजेस पलटने की आवाज और हमारी भारी होती सांसें सुनाई दे रही होती हैं। मैं उसके चेहरे को देख रहा होता हूँ। पहले उसके चेहरे पर कंफ्यूजन होता है, फिर वो शॉक में बदल जाता है। उसके बाद डिसेबिलिफ दिखाई देने लगती है और आखिर में उसकी आंखों में सिर्फ दर्द रह जाता है। फिर वो सिर उठाती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं, जिस पर वो धीरे से कहती है, जो भी पहले हुआ उसे भूल जाओ। आगे तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम जरूर खुश रहोगे क्योंकि हम ही तुम्हारी रियल फैमिली हैं। उस रात हम बहुत देर तक बात करते हैं। मैं उसे वो सब बता देता हूँ जिसे मैं इतने सालों से जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहा था। वो सारी बातें, वो सारे डिटेल्स और वो सारे जख्म जिन्हें मैं जबरदस्ती अपने अंदर दबाए हुए था, जिस पर इतने सालों से छिपे हुए वो जख्म फिर से खुल जाते हैं। और हालांकि यह बहुत दर्द देता है, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि उन पर धूप पड़ रही है। फेंक यह सबसे अच्छी लिसनर साबित होती है। वो मुझे बार बार समझाने या बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश नहीं करती। वो बस चुपचाप मेरी बातें सुनती रहती है और अपनी सॉफ्टनेस और समझ से धीरे धीरे मेरे दिल के जख्म भरने लगती है। फिर जब सुबह होने वाली होती है, तब हम एक दूसरे को पकड़कर सो जाते हैं और उस रात मुझे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आती है। जब मेरी आंख खुलती है, तब कमरे में धूप फैल चुकी होती है और मेरे दिल का अंधेरा भी जैसे थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, जिस पर हम फैसला करते हैं कि अभी के लिए हम मेरी रियल मदर लिंगहुई को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो कुछ हुआ था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अगर हम अभी उसे ढूंढेंगे तो पता नहीं कितनी नई बातें और कितनी नई प्रॉब्लम्स सामने आ जाएंगी। और अभी हमें सबसे ज्यादा एक शांत जिंदगी की जरूरत होती है। 1 महीने बाद जो जुई के केस की हियरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जाता, फेंक या भी नहीं जाती, क्योंकि हम दोनों उस औरत का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहते थे। फिर जिस दिन फैसला आता है, उसी दिन लॉयरली मुझे फोन करता है। वो कहता है, डेंजरस मेथड से पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालने के क्राइम में उसे गिल्टी माना गया है, क्योंकि उसके एक्शन से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और उसका असर सोसाइटी पर भी बहुत बुरा पड़ा। साथ ही उसने अपने क्राइम को लेकर कोई पछतावा भी नहीं दिखाया, इसलिए कोर्ट ने उसे 12 साल की जेल की सजा दी है। यह सुनकर मैं कुछ देर तक चुप रह जाता हूँ, क्योंकि यह सजा हमारी उम्मीद से 2 साल ज्यादा होती है। शायद मैंने जो प्रूफ दिए थे, उनसे जज को उसकी असली और बिगड़ी हुई ह्यूमैनिटी साफ दिखाई दे गई थी। फिर मैं फोन हाथ में लेकर काफी देर तक कुछ नहीं बोलता। उसके बाद मैं धीरे से फोन काट देता हूँ, जिस पर मैं बालकनी में चला जाता हूँ। नीचे नई सोसाइटी का गार्डन दिखाई दे रहा होता है। वहां बच्चे खेल रहे होते हैं और दूर सिटी की सड़कें, गाड़ियां और लाइट्स, सब कुछ लाइफ से भरा हुआ लगता है। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ, क्योंकि टाइम सबसे अच्छी मेडिसिन होता है। 1 साल काफी होता है कई जख्मों को भरने के लिए, कई पुरानी यादों को धुंधला करने के लिए। अब हमारा नया घर सच में घर जैसा लगने लगा था। वहां हर तरफ वार्मथ और कंफर्ट फील होता था। हर कोने में फेंक या की मुस्कान और लेले की हंसी गूंजती रहती थी। इसके साथ ही मेरा करियर भी पहले से बेहतर होता जा रहा था। पहले जो फैमिली ड्रामा हुआ था, उसका मेरे काम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, बल्कि कंपनी के सीनियर लोगों ने पहली बार मेरा रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रांग साइड देखा था, जिस पर कुछ समय बाद मुझे कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और मुझे एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है। अब मैं पहले से ज्यादा बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में पहले से ज्यादा शांति होती है, क्योंकि अब मैं किसी खाली और झूठे घर के लिए नहीं लड़ रहा था। अब मैं अपनी वाइफ, अपनी डॉटर और अपने छोटे से रियल फैमिली के लिए मेहनत कर रहा था। इसके बाद फेंक या अपनी पुरानी जॉब छोड़ देती है और फ्रीलांस ट्रांसलेटर बन जाती है। साथ ही वो फैमिली और पेरेंट चाइल्ड एजुकेशन पर आर्टिकल्स भी लिखने लगती है। अब हमारे पास लेले के साथ स्पेंड करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा टाइम होता है। वीकेंड पर हम सब साथ में कंट्री साइड जाते हैं, वहां पिकनिक करते हैं। कभी अमेंसमेंट पार्क जाते हैं तो कभी म्यूजियम घूमने चले जाते हैं, जिस पर लेले का नेचर भी पहले से बहुत ज्यादा चेयरफुल हो जाता है। उसके चेहरे पर हर समय एक मासूम सी स्माइल रहती है। मैं जब फेंक या और लेले के चेहरे पर वो स्माइल देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में बस यही चाहिए था। और जो भी बुरी बातें थीं, जो भी दर्द और तकलीफ थी, ऐसा लगता है जैसे वो सब अब हमसे बहुत दूर छूट चुकी होती हैं। जो जुई अभी भी जेल में अपनी सजा काट रही होती है, और मेरी तीनों सिस्टर्स के बारे में मुझे बस इतना सुनने को मिलता है कि उन्होंने ओल्ड हाउस बेचने के बाद और जो भी एसेट्स बची थीं उन्हें बांटने के बाद पूरी तरह गायब हो गईं, जिस पर उन्होंने दोबारा कभी मुझसे कांटेक्ट आउट नहीं किया। और सच कहूं तो मुझे भी यही ठीक लगता है। फिर वो आयरन बॉक्स जिसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ था,
मैं उसे स्टडी रूम के सेफ में बंद कर देता हूँ। मैं उसे बहुत कम बाहर निकालता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सीक्रेट हमेशा के लिए वहीं दबा रहे। मैं अब किसी और ट्रुथ को जानना नहीं चाहता। मेरे लिए माँ अब फेंग या की माँ होती हैं, लेले की ग्रैंडमदर, वो इंसान जो हमेशा हमारे लिए खाना बनाती हैं, जो हमारे बीमार होने पर हमारी केयर करती हैं। बस मेरे लिए वही काफी होता है, जिस पर जिंदगी धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाती है, एक ऐसी झील की तरह जिसमें कोई लहर नहीं होती। और मुझे लगने लगता है कि अब जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलेगी, शांति से, खुशी से। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक लेटर मिलता है। वो लेटर एक ऐसे शहर से आया होता है जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। एनवेलप पुराने क्राफ्ट पेपर का बना होता है, उस पर सेंडर का कोई नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ एक अनजान एड्रेस होता है। और लेटर भेजे हुए एक हफ्ता हो चुका होता है, जिस पर मैं थोड़ी क्यूरियोसिटी में उसे खोलता हूँ। उसके अंदर एक प्रिंटेड लेटर रखा होता है। उस लेटर में बहुत कम वर्ड्स लिखे होते हैं, लेकिन उसका हर वर्ड मेरे दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह लगता है। उसमें लिखा होता है, मिस्टर जोरान, नमस्ते। मुझे माफ कीजिए, मैं एक 11 हॉस्पिस सेंटर में सोशल वर्कर हूँ। हमारे सेंटर में लिन हुई नाम की एक पेशेंट है। उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जब हम उनकी चीजें देख रहे थे तब हमें एक पुराना क्लॉथ मिला जिसमें आपका एड्रेस और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। कई बार वेरीफाई करने के बाद हमने आपकी आइडेंटिटी कंफर्म की। लिन हुई, फीमेल टीचर लिन हुई। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, उनका कोई और बच्चा भी नहीं है, लेकिन जब भी वो बेहोशी और होश के बीच होती हैं तब वो बार बार एक नाम लेती हैं, और वो नाम आपका है जोरान। उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगते हैं। वो हल्का सा पेपर अचानक मेरे हाथों में बहुत भारी लगने लगता है। लिन हुई, ये नाम मैंने सिर्फ अपने बर्थ सर्टिफिकेट में देखा था और अपने पापा के लेटर्स में। मेरी रियल मदर, वो अब मरने वाली है और वो मुझसे मिलना चाहती है। ये खबर एक शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह होती है और मेरी अभी अभी बनी हुई शांत जिंदगी में एक बड़ा क्रैक डाल देती है। मैं समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। ना जाऊं। मेरे दिमाग का एक हिस्सा यही कहता है, वो मेरे लिए बस एक स्ट्रेंजर है जिससे सिर्फ खून का रिश्ता है। वो 30 साल से ज्यादा वक्त तक मेरी जिंदगी से गायब रही। उसका मुझ पर कोई हक नहीं है और ना ही मेरा उस पर कोई फर्ज है। मैंने अपनी जिंदगी को इतनी मुश्किल से नॉर्मल बनाया है। मुझे दोबारा उस पुराने पास्ट को छूना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल के अंदर एक और आवाज होती है जो मुझे खींच रही होती है। वो मेरी रियल मदर है। उसने मुझे मेरे पापा को क्यों दे दिया था? उसने इतने साल कैसे बिताए? उसने शादी क्यों नहीं की? उसके और कोई बच्चे क्यों नहीं हुए? ऐसे हजार सवाल मेरे अंदर उठने लगते हैं, जैसे कोई तेज लहर बार बार मेरे दिल से टकरा रही हो। और मुझे पता होता है कि अगर मैं नहीं गया तो शायद मुझे इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे और शायद मैं पूरी जिंदगी इसी रिग्रेट के साथ जीता रहूंगा। जिस पर फेंग या स्टडी रूम में आती है, वो मेरे चेहरे को देखती है और बिना कुछ पूछे मैं वो लेटर उसके हाथ में दे देता हूँ। वो उसे धीरे धीरे पढ़ती है और उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर भी वही कंफ्यूजन और परेशानी दिखाई देने लगती है जो मेरे अंदर चल रही होती है। फिर वो मेरे पास आती है और मेरा ठंडा हाथ पकड़ लेती है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हमारी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन होता है। फिर वो धीरे से पूछती है, क्या तुम जाना चाहते हो? जिस पर मैं पहले सिर हिलाकर ना कह देता हूँ, लेकिन अगले ही पल मैं फिर धीरे से सिर हिलाकर हाँ भी कह देता हूँ, क्योंकि मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका होता है। एक ऐसे इंसान से मिलने जाना जो मेरे लिए स्ट्रेंजर भी है और मेरी मदर भी। एक ऐसे सीक्रेट को खोलना जो 30 साल से ज्यादा वक्त से बंद पड़ा है। क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूँ? उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। फेंगिया मेरे बगल में सो रही होती है। उसकी सांसें बिल्कुल शांत होती हैं, लेकिन मैं आंखें खोले छत को देखता रहता हूँ और अंधेरे में मेरे दिमाग में सिर्फ सोच चलती रहती है। दो नाम बार बार मेरे दिमाग में आते रहते हैं। एक जो शिव, वो औरत जिसे मैंने 30 साल तक माँ कहा, जिसने मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ दी और जो अब जेल में अपनी जिंदगी काट रही होती है। और दूसरी लिन हुई, वो औरत जिसने मुझे जन्म दिया लेकिन जो मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं रही। और अब जब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है तब वो अचानक मेरे सामने वापस आ रही है, जिस पर मेरे दिल में दो बिल्कुल अलग फीलिंग्स उठने लगती हैं। एक तरफ नफरत, गुस्सा और दर्द, और दूसरी तरफ रिग्रेट, क्यूरियोसिटी और बेचैनी। जाना है या नहीं जाना, यह सवाल मेरे दिल में किसी भारी तराजू की तरह लटकता रहता है। उस तराजू के एक तरफ मेरी नई जिंदगी होती है, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, मेरा करियर, वो सब कुछ जिसके लिए मैंने इतना कुछ सहा था। ये सब मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज होती है। और दूसरी तरफ लिन हुई से मिलना मतलब उस पुराने जख्म को फिर से खोल देना, उस पास्ट में वापस जाना जिसे मैं हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता था, क्योंकि हो सकता है कि वहां मुझे कुछ ऐसे आंसर्स मिलें जो मेरे अंदर एक नया दर्द पैदा कर दें, एक नई स्टॉर्म शुरू कर दें। मुझे डर लगता है कि मेरे दिल का वो जख्म जो अभी अभी भरना शुरू हुआ है फिर से टूट जाएगा। और मुझे डर लगता है कि मैंने इतनी मुश्किल से जो खुद को संभाला है वो सब एक पल में बिखर जाएगा। मुझे डर लग रहा है कि इस बार इसका असर फेंग या और लेले पर पड़ेगा।
हमारे इस फ्रेजाइल नए होम पर पड़ेगा। और बैलेंस के दूसरे साइड पर वो वुमन होती है जिसका नाम लिंगहुई है, वो लाइफ जो अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। और वो सवाल जो पिछले 30 सालों से भी ज्यादा टाइम से मेरे दिल में अटका हुआ है, मेरी अपनी लाइफ को लेकर वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि उसने मुझे मेरे फादर को क्यों दे दिया, उसने अपनी पूरी लाइफ बिना हस्बैंड बिना चिल्ड्रन के क्यों गुजार दी, उसके और मेरे फादर के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था। ये सारे सवाल किसी तेज कांटे की तरह मेरे दिल में चुभे हुए थे, जिस पर अगर मैं नहीं जाता तो ये कांटा हमेशा के लिए मेरे दिल में रह जाता। फिर वो मुझे हर वक्त यही याद दिलाता रहता कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसकी कोई जड़ नहीं है, जिसे ये तक नहीं पता कि वो कहां से आया है। और फिर हर आने वाली शांत रात में वो सवाल अचानक मेरे सामने आकर मुझे परेशान करता रहता। मैं पूरी लाइफ बस यही सोचता रहता, बस यही इमेजिन करता रहता, जिस पर फेंग या की बात सही लगती है कि जाना या ना जाना दोनों ही सही चॉइस हैं। एक तरफ प्रेजेंट को बचाना है और दूसरी तरफ पास्ट को खत्म करना है, लेकिन मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए यही समझ नहीं आता है। इसके बाद मैं चुपचाप उठता हूँ और लिविंग रूम में चला जाता हूँ। वहां जाकर मैं अपने लिए एक ग्लास ठंडा पानी डालता हूँ। वो ठंडा पानी मेरे गले से नीचे उतरता है, जिस पर मेरा दिमाग थोड़ा शांत होने लगता है। फिर मैं धीरे धीरे लेले के रूम के बाहर पहुंचता हूँ और डोर को हल्का सा पुश करता हूँ। कॉरिडोर की हल्की रोशनी के बीच मैं अपनी बेटी का सोता हुआ चेहरा देखता हूँ। उसके छोटे से फेस पर अब भी एक प्यारी सी स्माइल होती है, जिसे देखकर मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन सा स्वीट सपना देख रही है। मैं बस उसे देखता रहता हूँ, जिस पर अचानक मेरे दिल में हिम्मत आने लगती है, एक ऐसा इमोशन जिसे मैं शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। फिर मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर में जब वो बड़ी होगी तब वो मुझसे पूछेगी, डैड आपकी मदर कैसी थी, मेरी ग्रैंड मदर कैसी थी, जिस पर उस वक्त मैं उसे क्या जवाब दूंगा। क्या मैं उससे कहूंगा कि जो जूई नाम की उस वुमन ने अपनी नफरत और ग्रीड की वजह से आखिर में खुद को प्रिजन पहुंचा दिया था, या फिर मैं उसे बताऊंगा कि मेरी एक ग्रैंड मदर और भी थी जिससे मैं कभी मिला ही नहीं। और अगर मैं खुद अपने पास्ट का सामना नहीं कर सकता तो फिर मुझे क्या हक है कि मैं अपनी बेटी को उसकी लाइफ का सामना करना सिखाऊं। यह सोचते ही मेरे दिल का बैलेंस धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि भाग जाना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ दिल के अंदर की खाली जगह को और बड़ा करता जाता है। शायद मुझे प्रोटेक्शन की नहीं, रिकंसिलिएशन की जरूरत है। मुझे अपनी लाइफ के पहले हिस्से को एक प्रॉपर एंडिंग देनी है, क्योंकि तभी मैं बिना किसी बोझ के सच में फ्यूचर की तरफ बढ़ पाऊंगा। जिस पर मैं वापस रूम में लौट कर आता हूँ, तब तक फेंग या पता नहीं कब जाग चुकी होती है। वो बेड के सहारे बैठी होती है और मुझे चुपचाप देख रही होती है। फिर वो मुझसे पूछती है, क्या तुमने सोच लिया है? जिसके जवाब में मैं धीरे से कहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसके लिए नहीं, अपने लिए। मैं सच जानना चाहता हूँ, मैं खुद को एक जवाब देना चाहता हूँ, रिजल्ट चाहे अच्छा हो या बुरा। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर फेंग या हल्का सा मुस्कुराती है, जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ होम पर मैं हूँ, तुम बिना किसी डर के जा सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इसमें हमेशा याद रखना है कि यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। लेले और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। यह सुनते ही मेरा दिल गर्माहट से भर जाता है। फिर मैं उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ और हम दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। इसके बाद अगली सुबह जल्दी मैं उस अजनबी सिटी के लिए एक हाई स्पीड रेल टिकट बुक करता हूँ। निकलने से पहले मैं लेले को गले लगाता हूँ और उससे कहता हूँ, डैड कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, तुम्हें घर पर मॉम की बात माननी है। जिस पर लेले तुरंत कहती है, डैड आप टेंशन मत लो। फिर मैं अपना छोटा सा सूटकेस उठाता हूँ और एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, एलिवेटर का डोर धीरे धीरे बंद होने लगता है और उसके साथ फेंक या कि वो चिंता से भरी नजर भी मुझसे दूर हो जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अब मैं अपनी लाइफ की शुरुआत तक जाने वाले सफर पर निकल चुका हूँ। ये सफर अपनी रूट्स को ढूंढने का है। आगे का रास्ता आसान होगा या बहुत मुश्किल मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुझे जाना ही होगा। यही मेरी फेट है। हाई स्पीड ट्रेन तेजी से ट्रैक्स पर भाग रही होती है। विंडो के बाहर के व्यूज तेजी से पीछे छूट रहे होते हैं। सिटी, खेत, पहाड़, नदियां, सब कुछ धुंधला होने लगता है, बिल्कुल मेरी उस पुरानी लाइफ की तरह जो अब तक धुंध में छुपी हुई थी। मैं सीट पर सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर लेता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग अब भी लगातार चलता रहता है। फिर मैं अपने बैकपैक में से वो छोटा सा टिन बॉक्स निकालता हूँ। मैं उसे खोलता नहीं हूँ, बस अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसे छूता रहता हूँ। उसका ठंडा सरफेस अपने अंदर मेरी रूट्स को छुपाए बैठा होता है, और साथ ही दो लोगों की पूरी लाइफ के लव और हेट से भरे रिश्ते को भी, जिस पर मुझे अपने फादर जो जियानजून की याद आने लगती है। वो कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन अपने हर इमोशन को अपने एक्शंस में छुपा कर रखते थे। मैं हमेशा सोचता था कि वो मुझसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, जो फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि उनके उस प्यार के पीछे एक गहरा गिल्ट भी छुपा हुआ था। उन्होंने शायद लिंगहुई से बहुत प्यार किया होगा, वरना वो फैमिली टूटने का रिस्क लेकर मुझे इस दुनिया में नहीं लाते। लेकिन शायद वो बहुत कमजोर भी थे, जिस पर जब जो शियू ने उन्हें थ्रेटन किया तब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना चुना और सब कुछ सहते हुए जीना चुना। वो एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी और दुखी इंसान थे, एक ऐसे इंसान
जो पूरी लाइफ अपने गिल्ट और अपने फैसलों के बीच फंसा रहा और शायद मरने तक भी उसे सुकून नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में लिंगुई का ख्याल आता है, मेरी रियल मदर। आखिर वो कैसी वुमन होगी? उसने अपने लेटर में लिखा था कि उसने पूरी लाइफ शादी नहीं की, उसके कोई और बच्चे नहीं हैं। इन छोटे से शब्दों के पीछे कितना दर्द, कितनी लोनलीनेस और कितनी तकलीफ छुपी हुई होगी, यह सोचकर ही मेरा दिल भारी होने लगता है। उसने दोबारा शादी क्यों नहीं की? क्या वो अब भी मेरे फादर से प्यार करती थी, या फिर उसके दिल में हमेशा मेरे लिए एक जगह बची हुई थी? और इन इतने सालों में वो अकेले कैसे जीती रही? क्या उसने कभी मेरे पास आने की कोशिश की थी, या फिर उसके और मेरे फादर के बीच ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर दिया था? मेरे दिमाग में एक के बाद एक सवाल घूमने लगते हैं। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स थे जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता? इतने सारे सवाल आपस में उलझकर पूरी तरह मेज बन चुके होते हैं, जिस पर मैं अपने दिमाग में उसकी शक्ल तक इमेजिन करने लगता हूँ। क्या वो मेरी तरह दिखती होगी, या फिर मैं उसकी तरह दिखता हूँ? क्या हमारी आईब्रोज, आंखें, न्यास, नाक और होंठ एक जैसे होंगे? यही इमेजिनेशन मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा करने लगती है, जिसमें थोड़ा एक्साइटमेंट होता है और थोड़ा डर भी, जिस पर मैं यही सोचता रहता हूँ कि जब सच सामने आएगा तब मैं कैसा फील करूंगा। क्या मेरे अंदर गुस्सा होगा, नफरत होगी, या फिर सिर्फ सिंपथी होगी? तभी ट्रेन के अनाउंसमेंट की आवाज मेरे ख्यालों को बीच में रोक देती है, जिस पर मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और विंडो के बाहर देखता हूँ। मेरे सामने एक बिल्कुल अजनबी सिटी होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ट्रैफिक और लोगों की भीड़। यही वो सिटी होती है जहां मेरी बायोलॉजिकल मदर रहती थी। मैं इतने सालों तक उसके इतने करीब होकर भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ये सोचकर मुझे फील होता है कि फेट सच में बहुत अजीब और क्रूअल चीज होती है। इसके बाद मैं स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, एक टैक्सी लेता हूँ और सीधे अनिंग लियोहू सेंटर की तरफ निकल जाता हूँ। रास्ते भर मैं बाहर की अनजान सड़कों को देखता रहता हूँ, जिस पर मेरे दिल में यही ख्याल आता है कि शायद इन रास्तों पर वो भी कभी चली होगी, शायद उसने भी यही नज़ारे देखे होंगे। हम दोनों के बीच 30 साल से ज्यादा का फासला था, लेकिन फिर भी किसी अजीब तरीके से हम दोनों के बीच एक कनेक्शन बना हुआ था। करीब आधे घंटे बाद टैक्सी शहर के बाहर एक शांत से सबर्ब में जाकर रुकती है। मेरे सामने एक सफेद बिल्डिंग खड़ी होती है, उसके चारों तरफ हरे पेड़ लगे होते हैं और गेट पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर अनिंग लियोहू सेंटर लिखा होता है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ ट्रैंक्विलिटी का मतलब इस वक्त मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मेरे दिल के अंदर तो बिल्कुल भी शांति नहीं होती। मैं टैक्सी का पैसा देता हूँ और नीचे उतरकर उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मैं काफी देर तक अंदर नहीं जाता, क्योंकि यही मेरे सफर का आखिरी पड़ाव होता है। उस दरवाजे के दूसरी तरफ मेरी रियल मदर होती है और उसी के साथ मेरी आधी जिंदगी का सच भी छुपा हुआ होता है। मुझे बस उस ग्लास डोर को धक्का देना होता है और सब कुछ सामने आ जाता, लेकिन मेरे पैर जैसे वहीं जम जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर पर बहुत भारी बोझ रख दिया गया हो, जिसे मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। मैं डर रहा होता हूँ, जिस पर मुझे एहसास होता है कि कुछ सच्चाइयां जितनी करीब आती हैं, इंसान उतना ही ज्यादा डरने लगता है। मैं करीब 10 मिनट तक वहीं खड़ा रहता हूँ। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा होता है। फिर मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और खुद को संभालता हूँ। अब पीछे हटने का कोई रीजन नहीं बचा होता, जिस पर मैं अपना थोड़ा बिखरा हुआ कॉलर ठीक करता हूँ और उस भारी डोर को पुश करके अंदर चला जाता हूँ। अंदर का हॉल बिल्कुल शांत होता है। हवा में हल्की सी मेडिसिन और डिसइंफेक्टेंट की स्मेल फैली होती है। फ्रंट डेस्क पर नर्स की यूनिफॉर्म पहने एक यंग लड़की बैठी होती है। मुझे देखते ही वो प्रोफेशनल तरीके से स्माइल करती है और कहती है, हेलो सर, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? जिस पर मैं कहता हूँ, मैं किसी से मिलने आया हूँ, मैं लिन हुई नाम की पेशेंट से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर वो तुरंत कहती है, ओ आंट लिन हुई, आप उनके फैमिली मेंबर हैं? जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। फिर वो कहती है, ठीक है, प्लीज मेरे साथ आइए। लियू शोगोंग ने पहले ही बताया था कि आप आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि आप अब तक पहुंच ही जाएंगे। मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगता हूँ। हम दोनों एक लंबे और शांत कॉरिडोर से गुजरते हैं। कॉरिडोर के दोनों तरफ बने कमरों में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वहां कोई शोर नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी होती है जो इंसान का दम घोंटने लगती है। इसके बाद नर्स मुझे एक ऑफिस के बाहर लेकर रुकती है। फिर वो डोर नॉक करती है और अंदर देखकर कहती है, सिस्टर लियू, आंट लिन के फैमिली मेंबर आ गए हैं। अंदर से एक औरत बाहर आती है। वो मुझे देखकर कहती है, हेलो, मैं लियू शिन हूँ। आप और आंट लिन के बारे में मुझे सब पता है। अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। मैं उसके साथ ऑफिस के अंदर चला जाता हूँ, जिस पर वो धीरे से कहती है, मिस्टर जो, यहाँ आने के लिए थैंक यू। आंट लिन के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस वक्त आपको देखना ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है। ये सुनकर मैं तुरंत पूछता हूँ, वो अब कैसी हैं? जिस पर लियू शिन कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, कैंसर सेल्स उनके पूरे शरीर में फैल चुके हैं। अब वो सिर्फ मेडिसिन के सहारे हैं। ज्यादातर टाइम वो कोमा में रहती हैं। कभी कभी थोड़ी देर के लिए होश में आती हैं, लेकिन जब वो सो रही होती हैं तब भी वो बार बार आपका नाम लेती रहती हैं। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक जाता है। फिर मैं धीरे से पूछता हूँ, उन्होंने इतने साल कैसे बिताए? जिस पर लियू शिन मेरी तरफ देखती है और कहती है, आंट लिन की जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। जब वो यंग थीं तब वो वर्ल्ड आर्ट ट्रूप में डांसर थीं। वो बहुत खूबसूरत थीं और बहुत टैलेंटेड भी, लेकिन बाद में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया, जिस पर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने ना कभी दोबारा काम किया और ना ही शादी की। वो अपनी पुरानी सेविंग्स और बाद में किए गए थोड़े बहुत काम से जिंदगी चलाती रहीं।
वो बहुत इंट्रोवर्ट थीं। वो लगभग पूरी जिंदगी अकेले ही रहीं। उनका किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। हम लोगों को भी उनके बारे में तब पता चला जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गईं और उनके नेबर्स उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। वो बहुत स्ट्रांग थीं। उन्होंने कभी हमें अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन पिछले महीने उन्होंने पहली बार सब कुछ बताया, और आपके बारे में भी। अब मैं खुद को और नहीं संभाल पाता। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ आराम से सुन लूंगा, लेकिन जब किसी अजनबी के मुंह से ये बातें निकलती हैं तो मेरे अंदर की सारी हिम्मत एक पल में टूट जाती है। जिस पर मुझे पहली बार एहसास होता है कि उसने मुझसे प्यार नहीं करना बंद नहीं किया था, वो बस मुझे प्यार नहीं कर पाई। ल्यूशिन मुझे नहीं रोकती। वो बस चुपचाप मेरे सामने कुछ टिश्यूज रख देती है। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा शांत होता हूं तब वो धीरे से कहती है, मिस्टर जो, मुझे पता है कि यह सब आपके लिए बहुत अचानक है और बहुत पेनफुल भी। मुझे नहीं पता आपके बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं इतना जरूर फील कर सकती हूँ कि आंट लिन का प्यार आपके लिए बिल्कुल रियल था। वो अभी 3rd फ्लोर के रूम 307 में है। अभी वो सो रही हैं। शायद थोड़ी देर में उठ जाएं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? मैं अपनी आंखों के आंसू पोंछता हूं और धीरे से सिर हिला देता हूं। अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा होता, जिस पर मैं लियू शिन के साथ ऑफिस से बाहर निकलता हूं और एलिवेटर में चढ़ जाता हूं। एलिवेटर के अंदर की हवा जैसे पूरी तरह जम चुकी होती है और उस खामोशी के बीच मुझे सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही होती है। एलिवेटर 3rd फ्लोर पर जाकर रुकता है। यहाँ का कॉरिडोर 1st फ्लोर से भी ज्यादा शांत और डिप्रेसिंग लगता है। हर रूम का डोर बंद होता है और उन डोर्स के पीछे कोई ना कोई इंसान अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा होता है, जिस पर लियू शोगोंग रूम 307 के बाहर जाकर रुकती है। फिर वो अंदर वाले डोर की तरफ इशारा करके कहती है, यही है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम मदर और सन को थोड़ा स्पेस देती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेल दबा देना। इतना कहकर वो हल्का सा सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। अब मैं अकेला रूम 307 के बाहर खड़ा होता हूँ। डोर पर एक नेम प्लेट लगी होती है जिस पर लिंगुई लिखा होता है। मैं यह नाम पहले भी देख चुका था, अपने बर्थ सर्टिफिकेट पर, अपने फादर के लेटर में, और अब वही नाम मेरे सामने होता है। उस डोर के पीछे वो वूमन होती है जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरी आधी जिंदगी में कभी मेरे साथ नहीं रही। मैं अपना हाथ उठाता हूँ, लेकिन फिर भी उस डोर को खोल नहीं पाता। मेरी हथेलियों में पसीना आने लगता है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं किस चीज से डर रहा हूँ। क्या मैं एक बीमार, टूटी हुई पेशेंट को देखने से डर रहा हूँ, या फिर उस चेहरे को देखने से जो मेरी तरह होगा लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अजनबी होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह डोर मेरी जिंदगी के हर दूसरे डोर से ज्यादा भारी लगता है। जिस पर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, एक लंबी सांस लेता हूँ, और तभी मेरे दिमाग में फिंगेक या और लेले के चेहरे आ जाते हैं। उनकी मुस्कान मुझे थोड़ी हिम्मत देती है। फिर मैं आंखें खोलता हूँ। अब मेरी नजर पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैं धीरे से हाथ बढ़ाता हूँ और रूम का डोर खोल देता हूँ। रूम के अंदर काफी अंधेरा होता है। कर्टन्स बंद होते हैं। हवा में मेडिसिन की तेज स्मेल फैली होती है। रूम के बीच में एक हॉस्पिटल बेड होता है। उस बेड पर एक बहुत पतली और कमजोर वूमन लेटी होती है। उसके शरीर में कई ट्यूब्स लगी होती हैं जो बगल में रखी मशीन से जुड़ी होती हैं। मशीन से लगातार बीप की आवाज आ रही होती है। उसके बाल लगभग झड़ चुके होते हैं। चेहरा झुर्रियों से भरा होता है। स्किन पीली और बेजान लग रही होती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खून नहीं होता। यह मेरी माँ होती है। यही वो वूमन होती है जो कभी एक टैलेंटेड डांसर थी, लेकिन अब उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। टाइम और बीमारी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे उसके बेड के पास जाता हूँ और उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूँ। वो चेहरा मेरे लिए पूरी तरह अजनबी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों उस अजनबी चेहरे में मुझे कुछ अपना सा फील होता है। उसकी ऊंची नाक, उसके होंठों का शेप, सब कुछ देखकर मुझे लगता है जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि यह कैसा एहसास है, लेकिन इतना जरूर फील होता है कि हमारे बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं बस बेड के पास खड़ा होकर उसे देखता रहता हूँ। मेरे अंदर ना कोई गुस्सा होता है, ना नफरत, सिर्फ दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख। तभी अचानक उसकी आईलैशेस हल्का सा हिलती हैं। फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें बहुत कमजोर होती हैं। उनमें थकान, दर्द और टूटा हुआ सा एहसास होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ जाती है। उस चमक में शौक होता है, खुशी होती है, गिल्ट होता है, और बहुत सालों से दबा हुआ प्यार होता है। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस पल में टाइम रुक गया हो। उसके होंठ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन कमजोरी की वजह से आवाज नहीं निकल पाती। फिर उसके सूखे हुए होंठों से बहुत धीरे एक शब्द निकलता है, रान रान। ये मेरा निकनेम होता है। मुझे इस नाम से सिर्फ मेरे फादर बुलाते थे। जाओ शुए ने कभी मुझे इस नाम से नहीं बुलाया। वो हमेशा मुझे जो रन कहती थी या फिर कुछ और, जिस पर मेरा पूरा शरीर एकदम फ्रीज हो जाता है। मेरे दिल के सबसे अंदर से एक अजीब सा दर्द उठता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलती। मैं समझ नहीं पाता कि उसे क्या कहूँ। मिसेस लिन, आंट, या फिर वो वर्ड जिसे मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं उसे मां नहीं कह पाता, जिस पर उसकी आंखों से आंसू और तेजी से निकलने लगते हैं।
उसके आंसू उसकी झुर्रियों वाली आंखों से बहते हुए तकिए पर गिरने लगते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाने की कोशिश करती है, जिस पर मैं बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा देता हूँ और उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। उसका हाथ बहुत पतला, सूखा और बिल्कुल ठंडा होता है, लेकिन मेरी हथेली में वो हल्का हल्का कांप रहा होता है। वो मेरे हाथ को पकड़कर धीरे से कहती है, तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे हो। यह सुनते ही मेरे दिल में फिर से दर्द उठता है। फिर आखिरकार मुझे अपनी आवाज मिलती है। मेरी आवाज कांप रही होती है और बहुत कमजोर लग रही होती है। मैं उससे पूछता हूँ, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे जन्म क्यों दिया अगर आपको मुझे अपने पास नहीं रखना था? आपने मुझे उस औरत के पास क्यों भेज दिया? आपने मुझे 30 साल तक ये फील क्यों करवाया कि मैं किसी की गलती हूँ? ये सारे सवाल इतने सालों से मेरे अंदर दबे हुए होते हैं और अब मैं उनके जवाब चाहता हूँ। मैं ऐसा जवाब चाहता हूँ जो मेरी आधी जिंदगी के दर्द को समझा सके। लिंगुई मेरी तरफ देखती है। उसकी कमजोर आंखों में दुख साफ दिखाई देता है। फिर वो अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा करती है और धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। तुम्हारे फादर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम आर्ट ट्रूप में मिले थे। वो ई रहू बजाते थे और मैं डांस करती थी। हम शादी करने वाले थे। यह सुनते ही मैं चुपचाप उसे देखता रहता हूँ, जिस पर वो आगे कहती है, लेकिन फिर जो शिव आ गई। वो भी तुम्हारे फादर को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे फादर उसे पसंद नहीं करते थे, जिस पर उसने तुम्हारे फादर को अपने साथ बांधने के लिए हर तरीका अपनाया। फिर तुम्हारी बड़ी बहन पैदा हुई। तुम्हारे फादर बहुत सीधे इंसान थे। उन्हें लगा कि अब उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने जो शिव से शादी कर ली। मैं तुरंत पूछता हूँ, फिर मेरा क्या? जिस पर वो मेरी तरफ देखती है और उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं। शादी के बाद भी तुम्हारे फादर खुश नहीं थे। वो छुपकर मुझसे मिलने आते थे। हम दोनों खुद को रोक नहीं पाए और फिर तुम आए। यह कहते हुए उसके चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तुम्हारा आना मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन था। भले ही हमें सब कुछ छुपकर करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस खुशी को फील कर सकती थी। तुम मेरे पेट में दिन ब दिन बड़े हो रहे थे, जिस पर मुझे लगने लगा था कि सब कुछ वर्थ इट है। लेकिन वो खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। जो ज्यूई को सब पता चल गया, वो पागलों की तरह मेरे पास आई। उसके हाथ में एक सिजर्स थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने तुम्हारे फादर को नहीं छोड़ा तो वो मेरा चेहरा काट देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आर्ट ट्रूप में जाकर सबके सामने हंगामा करने वाली थी। उस टाइम में ऐसी बात अगर बाहर आ जाती तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लोग हमें जीने नहीं देते। मैं डर गई थी। तुम्हारे फादर भी डर गए थे। हम दोनों बहुत डर गए थे। लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें जन्म देने वाली थी। मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी, जिस पर आखिर में तुम्हारे फादर ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि मैं बच्चे को जन्म दूं और फिर वो तुम्हें अपने घर ले जाकर पालेंगे। सबको यही बताया जाएगा कि तुम्हें जो शियो ने जन्म दिया है और मुझे हमेशा के लिए गायब हो जाना होगा। मुझे फिर कभी ना तुम्हारे फादर से मिलना होगा और ना ही तुमसे। यही उनका एग्रीमेंट था। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें डर भी था और थोड़ा सा प्यार भी, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूरी थी, जिस पर जो शियो इस बात के लिए मान गई। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी। उसने कहा कि वो तुम्हें अपने पास रखेगी, तुम्हें बड़ा करेगी, लेकिन वो तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी। वो चाहती थी कि तुम पूरी जिंदगी उसके शैडो में रहो। वो तुम्हें इस्तेमाल करके तुम्हारे फादर को तकलीफ देना चाहती थी और साथ ही मुझे भी। यह सुनते ही मुझे आखिर पूरा सच समझ आ जाता है। मुझे कभी छोड़ा नहीं गया था। मैं बस एक जाल में फंस गया था। मेरा होना सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप बन गया था। मैं अपनी मदर के लिए एक ऐसा सौदा बन गया जिससे वो मेरे फादर को बचा सके, और मैं अपने डरपोक फादर के लिए एक ऐसा बहाना बन गया जिससे वो खुद को उस तूफान से दूर रख सके। और जो शियू के लिए मैं सिर्फ एक ऐसा जरिया था जिससे वो अपनी नफरत और अपने टेढ़े गुस्से को निकाल सके। मेरी आधी जिंदगी का सारा दर्द, सारी बेइज्जती और हर वो नाइंसाफी जो मैंने झेली, वो सब मेरे जन्म के साथ ही तय हो चुकी थी। जिस पर मैं उसका हाथ और ज्यादा कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरी उंगलियां इतनी जोर से दब रही होती हैं कि वो सफेद पड़ जाती हैं। मुझे खुद नहीं समझ आता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं जो शुई से नफरत करता हूँ, मैं अपने फादर की कमजोरी पर गुस्सा होता हूँ, लेकिन फिर मैं अपने सामने बैठी इस वुमन को देखता हूँ जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल में है। वो वुमन जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की खुशी छोड़ दी। जिस पर मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मैं अब भी उससे नफरत कर सकता हूँ? फिर वो धीरे धीरे कहती है, जिस दिन मैंने तुम्हें उसे दिया था उस दिन बहुत तेज बर्फ गिर रही थी। मैंने तुम्हें बस एक बार अपनी बाहों में पकड़ा था। तुम बहुत छोटे थे, बहुत सॉफ्ट थे। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि उस दिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले गई। चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों में जीना पड़ता, चाहे हमें कहीं भी रहना पड़ता, लेकिन वो उससे बेहतर होता जितना तुम्हें उसके पास छोड़ना था। उसकी आवाज धीरे धीरे और कमजोर होने लगती है। बगल में लगी मशीन अचानक तेज आवाज करने लगती है। मैं समझ जाता हूँ कि अब वो जा रही है। जिस पर वो अपनी बची हुई आखिरी ताकत से मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट होती है, एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसे मैं बिना कुछ कहे समझ जाता हूँ। वो सिर्फ एक बार मुझसे कुछ सुनना चाहती है, एक ऐसा वर्ड जो मैंने उसे 30 सालों तक कभी नहीं कहा, और शायद वही एक चीज थी जिसे सुनने के लिए वो पूरी जिंदगी इंतजार करती रही। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उस वुमन की तरफ जिसने मुझे जिंदगी दी, लेकिन खुद पूरी जिंदगी दर्द में जीती रही। मेरे अंदर का सारा गुस्सा, शिकायत, दुख और वो प्यार जिसे मैं अभी अभी समझ पाया था, सब एक साथ बाहर आने लगता है। जिस पर मैं धीरे से झुकता हूँ, उसके कान के पास जाता हूँ और अपनी पूरी ताकत से वो 2 शब्द कह देता हूँ, माँ। मेरी आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने दिल का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो।
हॉस्पिटल बेड पर लेटी वो वुमन जैसे ही यह वर्ड सुनती है, उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप जाता है। उसकी बुझती हुई आंखों में अचानक फिर से एक चमक आ जाती है। फिर वो चमक धीरे धीरे एक सुकून में बदल जाती है। उसके होंठों पर बहुत मुश्किल से एक छोटी सी स्माइल आती है, एक ऐसी स्माइल जिसका इंतजार उसने 30 सालों तक किया था। उसकी आंखों से एक आंसू निकलता है, लेकिन इस बार वो आंसू पहले की तरह भारी नहीं होता। वो बिल्कुल साफ होता है, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी का दर्द उसी एक आंसू के साथ बाहर निकाल दिया हो। फिर वो बहुत धीरे से जवाब देती है। उसकी आवाज इतनी कमजोर होती है कि मुश्किल से सुनाई देती है, लेकिन फिर भी वो शब्द हमेशा के लिए मेरे अंदर रह जाते हैं, मेरा बेटा। इसके बाद रूम में अलार्म की आवाज और तेज हो जाती है। नर्स और डॉक्टर भागते हुए अंदर आते हैं। वो लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। उसके पास जो आखिरी ताकत बची थी वो भी खत्म हो चुकी थी। मैं वहां से हटता नहीं हूँ, मैं बस उसका हाथ पकड़े रहता हूँ। फिर मैं अपना फोन निकालता हूँ और गैलरी खोलता हूँ। मैं उसके सामने फेंक या और लेले की फोटो लेकर आता हूँ। फोटो में दोनों धूप में हंस रही होती हैं, जिस पर मैं उससे कहता हूँ, माँ देखो, ये मेरी वाइफ फेंगिया है और ये मेरी बेटी लेले है। वो 5 साल की है। वो आपकी ग्रैंड डॉटर है। मुझे नहीं पता कि वो अब भी मुझे सुन पा रही थी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे सब कुछ बताना चाहता था। मैं चाहता था कि वो ये जान जाए कि उसका बेटा दर्द से हार नहीं गया। उसका बेटा बड़ा हुआ, उसने अपनी फैमिली बनाई और उसे अपनी खुशी मिल गई। उसका सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया। जिस पर उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर टिक जाती है, खासकर लेले की हंसती हुई तस्वीर पर। उसके होंठों पर आई स्माइल थोड़ी और बड़ी हो जाती है। फिर उसके होंठ बहुत हल्के से हिलते हैं। मैं उसके और करीब जाता हूँ और बहुत मुश्किल से उसके शब्द सुन पाता हूँ, बहुत अच्छा। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर कहता हूँ, माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। मैं फेंक गया और लेले का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और मैं लेले को जरूर बताऊंगा कि उसकी एक ग्रैंड मदर थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। वो बस बहुत बहुत दूर चली गई और आसमान में एक स्टार बन गई, ताकि वो हमेशा मुझे देखती रहे। जिस पर मेरे आंसू उसकी हथेली के पीछे गिरते रहते हैं और मैं उस हाथ को फील करता हूँ जिससे वो मुझे पकड़कर रखती है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आखिरी ताकत भी खत्म होने लगती है। उसके बगल में लगी वो नई इलेक्ट्रोग्राम मशीन जो उसकी लाइफ को दिखा रही होती है, धीरे धीरे एक सीधी लाइन में बदलने लगती है, जिस पर मशीन एक लंबी आवाज निकालती है और उसके हाथ की हलचल भी वहीं रुक गई। जिस पर मैं बेबस होकर अपना सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की थी। यह सुनकर पूरा रूम शांत हो जाता है। वहां सिर्फ उन ठंडी मशीन्स की लंबी आवाज गूंजती रहती है और उसी पल मुझे समझ आ गया था कि वो जा चुकी है। फिर मैं अपनी उस माँ को, जिसने हमेशा मेरे साथ खाना खाया, मेरे साथ जिया और हमेशा मेरे फ्यूचर के लिए सपने देखे, शांति से जाते हुए देखता हूँ। मैं नहीं रोता हूँ, मैं बस चुपचाप उसका ठंडा होता हुआ हाथ पकड़कर बैठा रहता हूँ। मेरे दिल में ना कोई नफरत बची होती है और ना ही कोई उम्मीद। वहां सिर्फ एक अजीब सी शांति होती है और उसके साथ एक ऐसा दुख जो मेरी हड्डियों तक उतरता चला जाता है। इसके बाद मैं उसके फ्यूनरल का इंतजाम करता हूँ, जिस पर सारी प्रोसेस बहुत सिंपल रहती है, क्योंकि इस दुनिया में उसके पास अब कोई रिलेटिव नहीं बचा था मेरे अलावा। फिर उसकी छोड़ी हुई चीजों में मुझे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में कोई कीमती चीज नहीं होती है। वहां सिर्फ हाथों से सिले हुए छोटे से टाइगर हेड शूज रखे होते हैं। वो शूज पुराने जरूर थे, लेकिन अभी भी बहुत संभाल कर रखे गए थे। उनके सोल पर लाल धागे से 2 छोटे वर्ड्स कड़े हुए होते हैं, जिस पर बॉक्स के सबसे नीचे मुझे एक पुरानी पीली पड़ चुकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिलती है। उस फोटो में एक जवान लड़की डांस कॉस्ट्यूम पहने खड़ी होती है और उसकी आंखें और चेहरा बिल्कुल मेरी तरह लगते हैं। उस फोटो के पीछे छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, मे देयर बी नो चिल्ड्रन, पीस एंड जॉय इन अ लाइफ टाइम। और जिस दिन उस पर साइन किया गया था वही दिन था जिस दिन मैं पैदा हुआ था। यह देखकर मैं उन टाइगर शूज को कसकर पकड़ लेता हूँ और फोटो को देखता रहता हूँ, जिस पर मेरी आंखों से आंसू एक बार फिर गिरने लगते हैं। तब मुझे समझ आता है कि पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय तक मेरी जानकारी के बिना वो मुझे इसी तरह प्यार करती रही थी और उसने मुझे कभी अपनी जिंदगी से दूर नहीं किया था। इसके बाद मैं उसके लिए एक शांत पहाड़ी पर, जहां से सूरज निकलता हुआ साफ दिखाई देता है, एक जगह चुनता हूँ और उसके फ्यूनरल वाले दिन वहां सिर्फ मैं अकेला खड़ा होता हूँ। फिर मैं उस छोटे टिन बॉक्स को, जिसमें उसकी जिंदगी का सीक्रेट, मेरे पिता का लेटर और वो टाइगर शूज रखे होते हैं, उसकी राख के साथ रख देता हूँ और धीरे से कहता हूँ, मॉम डैड, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों किसी दूसरी दुनिया में मिलोगे या नहीं। जिस पर मैं आगे कहता हूँ, लेकिन अगर तुम मिले तो मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपना सारा गिल्ट और डर छोड़ दो और एक नई शुरुआत करो। जहां तक जो शियू की बात है और उन तीनों सिस्टर्स की बात है, अब वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गए थे, क्योंकि जिस पल मेरी रियल माँ की आंखें उस राख के बर्तन पर बंद हुई थीं, उसी पल मेरी जिंदगी के पहले हिस्से की सारी शिकायतें और दर्द खत्म हो गए थे। फिर मैं उस लकड़ी की कब्र के सामने बहुत देर तक खड़ा रहता हूँ, यहाँ तक कि डूबता हुआ सूरज मेरी परछाई को बहुत लंबा कर देता है और मैं उसी जगह चुपचाप खड़ा रहता हूँ। इसके बाद मैं मुड़ता हूँ और पहाड़ से नीचे उतरने लगता हूँ,
लेकिन मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा फ्यूचर उस पुराने पास्ट में नहीं है। वो नीचे, पहाड़ के नीचे है, उस जगह पर जहां स्क्वायर क्लिफ है, जहां खुशी है, और वही मेरी रियल होम है। और आखिरकार मैं घर वापस आ जाता हूँ। जैसे ही मैं डोर खोलता हूँ, खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जिस पर लेले लिविंग रूम से एक छोटी चिड़िया की तरह भागती हुई आती है और सीधे मेरी बाहों में कूद जाती है। आह फेन, तुम वापस आ गए। लेले को तुम्हारी बहुत याद आती है। जिस पर मैं उसे कसकर गले लगाता हूँ और कहता हूँ, डैड को भी तुम्हारी बहुत याद आती है। फिर मैं उसके छोटे से नरम शरीर को अपनी बाहों में पकड़ता हूँ, उसके बालों से आती हल्की मिल्क जैसी खुशबू को फील करता हूँ, और मेरा वो दिल जो इतने दिनों से टूटा हुआ था, आखिरकार इस पल चैन से भर जाता है। इसके बाद फांग्या किचन से बाहर आती है, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं पूछती। वो बस मुझे देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है, जिस पर वो कहती है, बस तुम वापस आ गए, यही काफी है, जाओ हाथ धो लो, खाना तैयार है। फिर मैं उस डिनर को बहुत सुकून के साथ खाता हूँ, जैसे मैं इन दिनों की सारी कमी, सारी खुशी और सारी यादों को उसी खाने के साथ पूरा कर रहा हूँ। और फिर रात में जब लेले सो जाती है, तब मैं और फांग्या बालकनी में बैठते हैं। बाहर हजारों घरों की लाइट्स चमक रही होती हैं, जिस पर मैं उसे इस बार वापस जाकर जो कुछ भी हुआ वो सब बताने लगता हूँ। मैं उसे सब कुछ बताता हूँ, शुरुआत से लेकर टाइगर शूज मिलने तक और आखिरी गुड बाय तक। मैं बहुत शांति से बोलता हूँ, मेरी आवाज में ज्यादा इमोशन नहीं होता, जैसे मैं अपनी नहीं किसी और की स्टोरी सुना रहा हूँ। फांग्या चुपचाप मेरी बातें सुनती रहती है, और जब मैं सब कुछ बता देता हूँ तब वो अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लेती है, जिस पर वो धीरे से कहती है, सब खत्म हो गया, अब सब ठीक है। यह सुनकर हम दोनों हल्का सा मुस्कुराते हैं, और उसी पल मुझे लगता है कि अब सच में कुछ भी इतना बड़ा या इतना दर्दनाक नहीं रह गया है। उस दिन के बाद मैं कभी भी उन पुरानी बातों को खुद से नहीं छेड़ता। जो शिव का केस आगे क्या हुआ मैंने कभी नहीं पूछा। उन तीनों सिस्टर्स का क्या हुआ, वो कहाँ गईं, कैसी हैं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था। जिस पर झो फैमिली की वो सारी दर्द भरी यादें, जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाया था, मैं अपनी यादों के सबसे गहरे हिस्से में हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। फिर मैं स्टडी रूम की शेल्फ पर लिंगुई की एक कलर फोटो और हमारी फैमिली की फोटो साथ में रख देता हूँ। मैं लेले को उन सब के बारे में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं बताता। मैं बस उसे फोटो दिखाकर कहता हूँ, लेले देखो, ये तुम्हारी ग्रैंडमा है। वो बहुत ब्यूटीफुल डांसर थीं, और अब वो आसमान के स्टार्स के साथ रहती हैं और हर रात तुम्हें देखती रहती हैं। यह सुनकर लेले उस फोटो को देखकर मीठी सी आवाज में कहती है, हेलो ग्रैंडमा। जिस पर मैं अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखकर मुस्कुराने लगता हूँ, क्योंकि कभी कभी खून का रिश्ता और फैमिली का प्यार इतना सिंपल होता है कि उसका किसी शिकायत, किसी पुराने दर्द या किसी पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता। और फिर एक साल बाद मेरा नया प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सक्सेस बन जाता है, जिस पर कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, और मैं कंपनी के सबसे यंग पार्टनर्स में से एक बन जाता हूँ, और सब कुछ धीरे धीरे पहले से बेहतर होता जाता है। फिर उसने फैमिली और सेल्फ हीलिंग के ऊपर एक बुक पब्लिश की, जिस पर वो बुक काफी अच्छी चली, और उसने बहुत से ऐसे लोगों की मदद की जिनके एक्सपीरियंस मेरे जैसे थे। फिर हमने उस बुक की सेल से आए पैसों से एक छोटा फंड बनाया, जिसे खास तौर पर उन बच्चों की मदद के लिए बनाया गया जो फैमिली में बदलाव आने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, जिस पर हम यही उम्मीद करते हैं कि अपनी वेइबो की पावर से इस दुनिया में मेरे जैसे बदकिस्मत बच्चों की संख्या थोड़ी कम कर सकें। फिर एक वीकेंड की दोपहर में जब धूप बिल्कुल सही थी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तब मैं और फेंक गया। लेले को लेकर अपने नए घर के यार्ड में एक छोटा चेरी ब्लॉसम ट्री लगाने जाते हैं, जिस पर हम तीनों मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं, फिर साथ में मिट्टी डालते हैं और साथ में उसे पानी देते हैं। लेले के पूरे चेहरे पर मिट्टी लगी होती है और वो एक छोटे फ्लावर कैट की तरह हंस रही होती है, जिस पर फेंक गया मुझे और लेले को देखती है और बहुत प्यार से मुस्कुराती है। फिर मैं लेले को अपने सिर के ऊपर उठा लेता हूँ और कहता हूँ, देखो, ये हमारे फैमिली का नया मेंबर है और अब ये आगे तुम्हारे साथ साथ बड़ा होगा। यह सुनकर लेले खुशी से चिल्लाने लगती है और धूप पेड़ के पत्तों के बीच से होकर हम पर पड़ती रहती है। सब कुछ बहुत गर्म, बहुत सुकून भरा और बहुत अच्छा लग रहा होता है, जिस पर मैं अपनी वाइफ के चेहरे की उस नरम मुस्कान को देखता हूँ, फिर अपनी बेटी की चमकती हुई स्माइल को देखता हूँ, और फिर उस घर को देखता हूँ जिसे हमने अपने हाथों से बनाया है। एक ऐसा होम जो प्यार और उम्मीद से भरा हुआ है, जिस पर मेरे दिल में एक अजीब सी शांति उतरती जाती है। मेरी जिंदगी के पहले हिस्से का सारा तूफान, सारी उलझनें और सारी विशेष अब मुझे किसी दूर के ड्रीम की तरह लगती हैं, जैसे वो सब बहुत पहले हुआ था और अब मैं उस ड्रीम से जाग चुका हूँ। मैंने अपनी जड़ें ढूंढ ली हैं और अपने पास्ट को हमेशा के लिए दफना दिया है। मैंने आखिरकार अपनी जिंदगी पाली है। अब मैं वो बेचारा एटीएम नहीं हूँ जो अपनी पुरानी फैमिली से बंधा हुआ था, और ना ही वो अकेला बच्चा जो झूठ और गिल्ट के बीच जी रहा था। मैं झो रान हूँ, फेंगिया का हस्बैंड, लेले का फादर, और एक नया, पूरा और आजाद इंसान, जिस पर धूप बिल्कुल सही होती है। और आखिरकार मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ।